स्टार्टेड ना? हाँ सर। ओके सर। चलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स में। सर हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे बेसिक्स, ठीक है। क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले मैंने कुछ टॉपिक ऐसा था जो बेसिकली फाइनलाइजेशन टॉपिक था, वो सब मैंने कवर अप किया, लाइक रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, है ना। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, बेसिक्स पढ़ाऊंगा अभी इनकम टैक्स में। फिर धीरे धीरे बेसिक्स में, पहले आज ऐसे तो ओवरव्यू करूंगा काफी कुछ एग्जांपल्स के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को भी सामने रखूंगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, एग्रीकल्चर होगा, सैलरी होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, पीजीबीपी होगा, ठीक है। इस तरह से वो वापस से मूव ऑन करेंगे, तो जिसका जो भी टॉपिक, अगर किसी का कोई भी टॉपिक मिस है तो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा सर। तो ज्यादा टेंशन का कुछ नहीं है, बस पढ़ते हैं सर। तो बेसिक के बारे में आज क्या होगा सर? बेसिक में ये सीखेंगे इनकम टैक्स में कि सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्यों पढ़ते हैं, या फिर इनकम टैक्स पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऐसे ऑलरेडी आप लोग जानते हो। इनकम टैक्स के पीछे का जो मेन रीजन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। फिर पूरा फोकस चला जाएगा सर कि इनकम टैक्स कैसे रेडी होता है, इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ओवरऑल सीखने से इनकम टैक्स समझ में आ जाता है। गवर्नमेंट किस किस एरिया को फोकस किया है, इनकम टैक्स का सोर्स क्या है, इस एक्ट को जानने के लिए क्या क्या मैटर्स गवर्नमेंट देखता है। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ, आपको भी आइडिया लगेगा कि आखिर क्या है इनकम टैक्स। अगर किसी का थोड़ा बहुत भी आधा अधूरा सा नॉलेज था, वो थोड़ा थोड़ा पूरा होने देखेंगे आप लोग, क्योंकि बेस स्ट्रांग होना जरूरी होता है, और बेसिक इज द पिलर ऑफ एनीथिंग, है ना सर। दुनिया में कुछ भी कर लो, बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना तो फिर हर चीज क्या है ना, टूट जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करो। अच्छा, स्क्रीन शेयर होने से प्लीज आप लोग मुझे बताना एक बार। स्क्रीन शेयर है सर? बोलो एक बार मुझे। यस सर। ओके। अच्छा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में मैं आपके साथ जो बात स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है। ऐसे पेन कॉपी रेडी रख सकते हो, बट अभी मुझे कुछ लिखाने का मन नहीं है। नोट रेडी है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, बट घर पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं बस समझाने पे ही ज़्यादा फोकस रखूंगा। बट आप लोगों का जिम्मेदारी बनेगा सर कि जो भी नोट, क्लास नोट्स मैं शेयर करूंगा अलॉन्ग विद स्टडी मैथ्स एंड स्टडी नोट्स जो भी हैं, बट क्लास नोट्स में जो भी दूंगा वो आपको कॉपी में जरूर करना चाहिए, और स्टडी मैथ्स से भी जो भी दिखाऊंगा उसको भी आप लोग घर पे जरूर पॉइंट डाउन करिएगा। बट मेरा काम है आपको समझाना, एक्सप्लेनेशन देना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना, कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताना, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल अप्रोच बताना, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए, कॉपी को बाद में भरिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, आप बाद में जब पढ़ने बैठोगे, अरे सर ने क्या पढ़ाया कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि कॉपी तो फाका है, क्योंकि क्लास में कुछ लिखा है नहीं था सर। ऐसा बोलने से नहीं होगा सर। तो हेडिंग कर लो सर, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, या फिर ऐसे लिखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है सर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या समझेंगे? तो सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है, ठीक है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है? इसको बोलते हैं सर कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। एक्चुअली बेसिक के अंदर क्या चीजें कवर होता है? एक कंपोनेंट्स का एरिया होता है, एक स्टेप्स का एरिया होता है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का एरिया होता है, और एक बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात करना है। और सभी के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो आपको मैं शेयर करूंगा, सिखाऊंगा। थोड़ा टाइम लूंगा ऑब्वियसली, धीरे धीरे मूव ऑन करूंगा, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स को समझोगे तो ये सब चीजें आपको जानना है। जैसे कंपोनेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। माने कंपोनेंट्स माने इनकम टैक्स लॉ को किस तरह से सरकार बनाता है। सर ऐसे तो इनकम टैक्स का ना एक एक्ट है, इसका नाम है 1961 इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है? 1961 इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है? या फिर आप ऐसे बोलो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये मेन एक्ट है। इसके अलावा एनुअल फाइनेंस एक्ट है। इनकम टैक्स में कुछ रूल्स अपडेट होता रहता है। देयर आर सर्टेन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, एंड समय समय में लीगल डिसीजंस लिया जाता है जिसे इनकम टैक्स के अंदर एड ऑन किया जाता है। तो इनकम टैक्स का अगर सोर्स के बारे में मैं बात करूं कि ये टैक्स लॉ जो बना है, जिसको संभालने वाले हैं सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यू कैन आल्सो से दैट सीबीडीटी, ठीक है? तो सीबीडीटी जो इनकम टैक्स को चलाता है ना, उसके लिए सीबीडीटी को ये सब एरिया से रेगुलर बेसिस में इनकम टैक्स को अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि सर ये एक्ट तो बन गया 1961 पे, तो क्या 1961 पे जो एक्ट बन गया उसी एक्ट के बेसिस में इनकम टैक्स चलता रहे क्या? देश आगे बढ़ता गया, समय चेंज होता गया, तो ऑब्वियस बात है कि 1961 में जो कुछ भी एक्ट के अंदर लिखा गया था या डाला गया था वो आज के डेट पे सेम टू सेम रेलिवेंट नहीं है। तो अगर जैसे मानो एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हर साल गवर्नमेंट बजट लाता है ना सर? हाँ, एवरी ईयर हमारे देश में एक बजट आता है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट जो होता है ना सर, वो एक्चुअली गवर्नमेंट बजट में वही एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है। उस एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर ना हर साल मोटा मोटी हर एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर छोड़ के या 5 ईयर छोड़ के इनकम टैक्स में भी बदलाव आता है। कभी रेट चेंज हो जाता है, कभी कुछ प्रोविजंस हटा दिया जाता है, कुछ प्रोविजंस ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए एनुअल फाइनेंस एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और अगर कुछ बड़ा चेंजेस हो तो लॉ रूल बना के चेंज किया जाता है। बीच बीच में गवर्नमेंट कई बार क्या करते हैं, कुछ सर्कुलर से नोटिफिकेशन ला देते हैं, ठीक है? और कभी अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो लीगल डिसीजंस वगैरह कोर्ट केस से जो भी डिसीजंस निकल के आते हैं उसे भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर ऐड ऑन किया जाता है। अगर वो कोर्ट का बेंचमार्क राय माने, क्या बोलते हैं उसको, राय बोलते हैं हम लोग उसको, राय माने जो भी वो डिसीजन सुनाते हैं, ठीक है? तो उसको भी एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से एक एक्ट या लॉ डेवलप होता है और वो हमारे देश का भविष्य बनता है सर। सर अभी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इनकम टैक्स जान के क्या होगा। मैं आपको पहले इसके बारे में बताना, मुझे लगता है कि ये पहले सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स पढ़ के क्या होगा। अगर यही नहीं जाने तो फिर मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई भी काम बिना समझ के नहीं करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा समझदारी के साथ ही करना चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं तब तो इतना समझदारी नहीं होते, बड़े होने के बाद थोड़ा समझदारी होता है तो समझदारी से ही काम लेना चाहिए। जब हम छोटा होता है तो बच्चा लोगों को माँ बाप क्या बोलते हैं, जा औवा को सीख ले, गुड एबीसीडी इवनिंग सीख सर। ले। यस सर, गुड इवनिंग, ठीक है? तो हमको जब बचपन बच्चा था हम लोग जो भी सिखाया गया जबरदस्ती कंधे में बैग डाल के बोल दिया गया चल जा पढ़ ले, लोग पढ़ने चल जाते। तो सवाल करने के लिए अब दिमाग में सवाल भी नहीं होता था, ठीक है? लेकिन अभी क्या है ना, आप बड़े हो गए, अभी आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इनकम टैक्स पढ़ने से पहले बिल्कुल मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इनकम टैक्स पढ़े तो क्यों पढ़े। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता ना, इसका मतलब है कि आप ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट रेडी करने के लिए बहुत जरूरी मानता हूँ मैं इस चीज को। और चलो तो जैसे मैं आपको अभी क्या बोला कि गवर्नमेंट बजट, ठीक है सर? गवर्नमेंट बजट से क्या लेना देना? अरे इसी से तो सब कुछ है। यही सर आपका हमारा भविष्य है। ये हम लोग क्या है ना, हमारे भविष्य के नाम पे हम लोग सारा दिन
यूट्यूब, व्हाट्सएप और इसमें रील्स में डालते हैं, बट हमें तो पता होना चाहिए कि देश में कहाँ क्या खर्चा हो रहा है, देश इनकम कहाँ से करता है, पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए जो एमपी एमएलए लोग काम करते हैं वो हमारे लिए क्या सोच रहा है। हम लोग तो फिल्म सुपरस्टार को लेके बिजी रहते हैं। हाँ, अरे ये फिल्मी स्टार लोग इनको देना होता है, ये देता है। हम जाएंगे सिनेमा देखेंगे भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, पब्लिक क्या है, पागल है। पब्लिक जिस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए उस पे नहीं, मैं भारत का बात ही कर रहा हूँ सर, ठीक है। जिस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिस चीजों के बारे में जानना चाहिए वो नहीं जानते, फालतू चीजों को सारा दिन सुनता रहता है, जानता रहता है, इसलिए देश पीछे आगे नहीं बढ़ पाता। देखो, ये गवर्नमेंट बजट का एक समरी सीट है, ये मैं हमेशा दिखाता हूँ। ये लेटेस्ट बजट का है 2025-26 का, ठीक है। हर साल, हर बीच बीच में, क्लास के बीच बीच में मैं कहीं ना कहीं ये डेटा शो करता हूँ, ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो गवर्नमेंट का बजट का डेटा होता है सर, जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो कि गवर्नमेंट बजट में 2023-24 उसका एक बजटेड एस्टिमेट था और एक एक्चुअल एस्टिमेट, कि सरकार का कितना रेवेन्यू आया, सरकार का कितना कैपिटल रिसिप्ट आया, सरकार का कितना खर्चा हुआ, है ना। और ये हुआ देखो 25-26 का, ये था 24-25 का, ठीक है। एस्टिमेट, बजटेड एस्टिमेट्स रिवाइज, अगर 25-26 चल रहा है तो फिर एक्चुअल पता चलेगा। जैसे 2023-24 का अगर तुम देखो, सरकार टैक्स रेवेन्यू से कितना कमाया, देखो तो। राजस्व, इसको देखो यहाँ पर लिखा, हिंदी में भी लिखा है सर, कर राजस्व। कर राजस्व मतलब इनकम टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सॉरी, नॉट जस्ट इनकम टैक्स, टैक्स, ठीक है। फॉर माने टैक्स होता है, तो कर राजस्व मतलब टैक्स, ठीक है। इसमें इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, सब कुछ है। नेट टू सेंटर, सेंटर के पास कितना नेट आया है देखो, सब कुछ देने के बाद मोटा मोटी अगर सरकार को टोटल रिसीव हुआ है, ये सब इन करोड़ों में है, 2,72,936, सॉरी 27 लाख 9, कितना हो रहा है सर, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, 27 लाख, हाँ 27 लाख, 27,29,036, यस। यानी हम इसको बोल सकते हैं अप्रोक्स 27 लाख करोड़, ठीक है। 27 लाख करोड़ के आसपास सरकार क्या कर रहा है, रेवेन्यू रिसीव कर रहा है, जिसमें से 23 लाख करोड़ अप्रोक्स, ठीक है, 23 लाख करोड़ टैक्स से आता है सर, 23 लाख। बाकी 4 लाख करोड़ आ रहा है सर नॉन टैक्स। ये 2023-24 का एक्चुअल डेटा है। सरकार का एस्टिमेटेड था कि टैक्स से 25 लाख रुपया, 25 लाख करोड़ आ सकता है, और नॉन टैक्स से 54 करोड़ आ सकता है, ठीक है। 2024-25 का ये सब बजटेड एस्टिमेट है। 23-24 का वास्तविक दिया है, 24-25 का ये बजटेड है और ये रिवाइज्ड है। इस तरह से तुमको एक्चुअल और बजटेड का डेटा मिलेगा, क्योंकि ये बजट है तो मोटा मोटी हर साल के बजट चेक करने से तुमको एक्चुअल डेटा भी मिलेगा। तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि सरकार सोचता कुछ है, होता थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। तो आप देखो सर, इतना सरकार कमा रहा है, ठीक है, इतना सरकार का रेवेन्यू आ रहा है, कुछ कैपिटल रिसीव भी कर रहा है, ठीक है, जैसे लोन रिकवरी के थ्रू से, कुछ अदर रिसीव के थ्रू से, कुछ बाहर के देशों से, इंटरनेशनल मार्केट से सरकार बोरो भी करता है हमारे लिए, देश चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्स 16 लाख करोड़ के आसपास सरकार बोरो कर रहा है। इसमें कैपिटल रिसिप्ट के रूप में 17 लाख करोड़ के आसपास 23-24 में था। 25-26 में तुम देख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट अप्रोक्स 16 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें 15 लाख करोड़ का बोरोइंग है, और रेवेन्यू बजटेड है अप्रोक्स 34 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसिप्ट है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू के अमाउंट है सर अप्रोक्स 28 लाख करोड़। मैंने 23-24 के हिसाब से 25-26 में 5 लाख करोड़ का एस्टिमेशन है ज्यादा कि एक्स्ट्रा मिलेगा टैक्स है। क्वेश्चन इज दैट सर, इस टैक्स में से इनकम टैक्स कितना देता है, वो समझाता हूँ सर, बट पहले आप चीजों को देखो। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो डेटा शो कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है सर। देखो सर, अब तुम खर्चा देखो सरकार का,
सरकार का खर्चा देखो, एक्सपेंडिचर, कुल व्यय देख रहे हैं सर, टोटल एक्सपेंडिचर देखो, सरकार का खर्चा कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, खर्चा देखो अप्रोक्स 44 लाख करोड़ का, जिसमें रेवेन्यू अकाउंट में सरकार का मैंने सरकारी सब मैटर्स में खर्चा हो रहा है 34 लाख करोड़ का। इंटरेस्ट पेमेंट मैंने जो लोन लेता है ना, उसके पीछे खर्चा हो जाता है 10 लाख करोड़ का। बाकी 3 लाख करोड़ के आसपास एड वगैरह सरकार देता है, वो सब में खर्चा हो जाता है, हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल तुम अगर एक चीज हिसाब करो कि सरकार कमा रहा है 27 लाख करोड़ बट खर्चा कर रहा है 44 लाख, तो सरकार हमारा पॉजिटिव में भी है कि नेगेटिविटी में है? क्या देख पा रहे हो आप लोग? हाँ, घाटा में है कि कितना घाटा में, देखो घाटा समझते हो ना, लॉस देखो, प्रभावी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देख रहे हो, अप्रोक्स ओवरऑल देखो, प्राथमिक का प्राइमरी डिफिसिट 59,000 5 लाख करोड़ के आसपास, 5,90,000, ठीक है। राजू की फिजिकल डेफिसिट देखो सर, ये सबसे बड़ा डेफिसिट है, फिजिकल फाइनेंशियल डेफिसिट 16,54,643 करोड़। करंट ईयर में इसको थोड़ा कम किया है, 15,68,936 करोड़ के आसपास का, ये हमारा घाटा है सर, डेफिसिट है, सरप्लस नहीं है हमारा देश। 15 लाख करोड़ का घाटे में जा रहा है, लेटेस्ट बजट में भी घाटा है, डेफिसिट में, यानी हम इनकम इतना करते हैं उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। अब तुम बोलोगे सर कहाँ खर्चा होता है, उसका भी एक ओवरऑल दिया है, अगर आपको और डिटेल्स चेक करना है तो गवर्नमेंट बजट के साइड में जाओ, और डिटेल्स तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। सर ये सब जान के हमें क्या मिलेगा? अरे सर क्या बताऊं, आप लोग अगर ये सब सवाल अभी भी करते हो तो फिर आप लोग कब बड़े होंगे सर? हाँ, हाँ, कब बड़े होंगे आप? बड़े हो जाओ सर, बहुत जरूरी है, फालतू चीजों में बड़े ना होगे, काम की चीजों में बड़े होना चाहिए। देखो 25-26 का बजट बता रहा है कि ओवरऑल सरकार जो टैक्स से कमाते हैं, ओवरऑल जो रिसीव करते हैं, ठीक है, टैक्स नॉन टैक्स मिला के, जैसे 2023-24 में 7 लाख करोड़ का टोटल रिसीव देखा गया था, है ना। और 2025-26 का बजटेड है, बजटेड कितना है सर? 34 लाख ना, नहीं हाँ 34 लाख, इसमें 28 लाख 28 लाख करोड़ टैक्स है, और उस 28 लाख में से 22%, 22% ये परसेंटेज है, 28 लाख का 22% इनकम टैक्स से आता है सरकार को, पहले से इंप्रूव हुआ है सर। पिछले 2 साल 3 साल पहले ये 17-18% हुआ करता, अभी धीरे धीरे ये 22%, 4% इंप्रूव हुआ है, यानी हमारा देश में काफी लोग टैक्स भर रहे हैं आजकल, ठीक है। सर जीएसटी से कितना आता है सर? 25-26 का एस्टिमेटेड बता रहे हैं 18%, इस बार तो सरकार जीएसटी को कम भी कर दी, तो सरकार को जीएसटी टैक्स कम मिलेगा, ठीक है। तो 22% इनकम टैक्स से, 18% जीएसटी से, ठीक है, और बाकी अदर टैक्सेस भी इसके अंदर है। कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, बाकी जो नॉन टैक्स में से जो 24% सर सरकार लोन ले रहा है, 24% लोन है, और कॉर्पोरेट टैक्स 17%, मैंने जो बिजनेस करके कंपनी जो टैक्स पे करता है वो भी 17% के आसपास है। लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा है सर, 24%, ठीक है। सर लोन ज्यादा होना सही है क्या सर? बार्डन तो है, लोन रिस्की भी होता है, अगर सरकार कभी खराब परफॉर्म कर लिया, कभी अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया ना, तो देश के लिए खतरा हो जाता है ना, देश के लिए खतरा हो जाता है, मुश्किल ये हो जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं काफी सारे देश है, इवन अमेरिका जैसे बिग कंट्रीज भी काफी सारा डेब्ट ट्रैप के अंदर है, मैंने उनका भी काफी मैंने मार्केट डेब्ट है, तो हमारा भी है, ठीक है। डेब्ट इज ओके इफ मैनेजेबल, डेब्ट इज ओके इफ मैनेजेबल, बट अगर मैनेजेबल नहीं होता है ना, जैसे हमारा देखो इनकम आता है काफी जगह से, लेकिन डेब्ट का मात्रा भी काफी है, और अल्टीमेटली ये लोन का बार्डन पब्लिक पे ही आता है ना, तुम्हारे हमारा ऊपर ही बार्डन शिफ्ट किया जाता है, और कोई उपाय नहीं है। सरकार को जब भी ये लोन चुकाना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं से या तो कॉर्पोरेट के माध्यम से, या तो इनकम टैक्स के माध्यम से, या तो जीएसटी के माध्यम से सरकार ये लोन का अमाउंट पे करेगा,
फिर उपाय क्या है सर? कुछ नहीं, बिजनेस। इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का एक ही उपाय है, बिजनेस। इतना चीजें बनाओ जैसे चाइना ने किया है, इतना चीजें बनाता है वो, दुनिया उसका चीजें खरीदते हैं। अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हम अगर क्या बोलते हैं उसको, लाइक जिसको आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, स्वदेशी, लाइक मेड इन इंडिया, ठीक है। अगर हमारे देश का चीज हम देश में बनाएंगे, बाहर से चीजें कम लेंगे, या फिर कंजम्पशन भी बाहर का चीज नहीं करेंगे, कम करेंगे, अपना चीज पे ज्यादा भरोसा करेंगे, और क्वालिटी चीज बना के फॉरेन को भी बेचेंगे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है। सरप्लस भी आएगा, लोगों को बेचेंगे तो जो पैसा कमाएंगे उससे थोड़ा सरप्लस मनी आएगा। और एटलीस्ट अगर जो हमारा जरूरत का चीज है, अगर वो हमारा हमारा चीज घर पे ही मिल जाए, मैंने हमारे देश में भी मिल जाए, तो अच्छा है। लेकिन फॉरेन इकोनॉमी को भी ओपन रखना है, क्योंकि अगर हम दूसरे को हमारे देश में नहीं आने देंगे तो अपना प्रोडक्ट या मशीन बेचने के लिए, तो फिर हमारा प्रोडक्ट भी बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए फॉरेन इकोनॉमी को खुला रखना है। खुला नहीं रखोगे तो फिर और मुश्किल है, वो भी एक मुश्किल है, क्योंकि अगर आज हम लोग बोलेंगे कि हमारे मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो फिर अमेरिका बोलेगा भाई तुम्हारा प्रोडक्ट भी हमारे देश में नहीं आएगा, तो फिर बेचोगे किसको? जैसे आज यूके के साथ, यूके प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया में है, आई थिंक आप लोगों के पास खबर है, उनके साथ भी ट्रेड डील हुआ है, पहले भी हुआ था, 3-4 महीने पहले भी हुआ था। इस बार और ट्रेड डील बढ़ाया गया है। बार बार यूके आ रहा है भारत के पास, क्यों? क्योंकि यूके का इकोनॉमी सही ढंग में नहीं है, और भारत तो सर एक उभरता हुआ ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जरूरत बहुत है। हर कोई आ जाए, हमको काम दे, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे, हमारे देश में किसी ना किसी तरह से पैसा लगाए, क्योंकि हमारा ग्रोथ तो है, हमारा ग्रोथ स्टोरी तो सुपर डुपर है, हमारे ग्रोथ स्टोरी में कोई इशू नहीं। सो इनकम टैक्स का अगर मैं एंगल आपको समझाऊं, ये जो इतना बड़ा पाई देख रहे हो ना, ये जो इतना बड़ा पाई देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सर। ऐसे ही आपको इनकम टैक्स पढ़ाया नहीं जा रहा है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको समझना है कि ये आपका हमारा सबका भविष्य है। तो सरकार का बेसिकली, गवर्नमेंट का प्लान क्या है सर? गवर्नमेंट का प्लान है, ये जो 22% इनकम अभी है, ये इनकम टैक्स के माध्यम से प्रॉपरली सरकार के घर में जमा हो, इसका एक प्रॉपर एक्ट हो, कि इनकम टैक्स सिस्टमेटिक वे में इनकम टैक्स को पहले तो लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रोफेशनल्स के माध्यम से सरकार इस चीज को पब्लिक के माध्यम से टैक्स को कलेक्ट कराता है, रिटर्न फाइलिंग कराता है, फिर सरकार के घर में टैक्स जमा होता है, तब जाके देश चलता है। ये देश सिर्फ पॉलिटिकल नाराबाजी से नहीं चलता, देयर इज अ सिस्टम, और आप लोग उस सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट हो सर। आपके बिना, माने चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिना, आपके बिना माने कंपनी सेक्रेटरीज के बिना, आपके बिना माने कॉस्ट अकाउंटेंट के बिना, ये सब संभव नहीं है। ये देश चलाने के लिए बहुत जरूरी मैटर है। ये बात अगर आप समझ पाओगे तो आप अपना कदर समझोगे कि आप कौन हो, ठीक है, पहचान कौन। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए था कि आखिर टैक्स या इनकम टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब सर इसका सिस्टमेटिक प्लान कैसा है? सर इसका सिस्टमेटिक प्लान, जैसे कि आपको मैं थोड़ा कंपोनेंट्स में बता रहा था, कि इनकम टैक्स एक्ट इज देयर, एनुअल फाइनेंस एक्ट इज देयर, इनकम टैक्स रूल इज देयर, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आल्सो इज देयर, लीगल डिसीजंस इज आल्सो देयर, जिसके थ्रू से इनकम टैक्स को रेगुलर बेसिस में मैनेज किया जाता है। चलो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बोझा যাচ্ছে, हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो, अब अगर मैं आपको इनकम टैक्स को कैसे प्लान किया गया है, या ओवरऑल इसको कैसे लिखा गया है, इसका एक हल्का अंडरस्टैंडिंग दो तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इनकम टैक्स को कवर किया, समरी में। फाउंडेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द लॉ, देयर आर सर्टेन की डेफिनेशंस जो आपको जानना जरूरी है। ओवरऑल इनकम टैक्स को सिर्फ ये डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट अगर आप डेफिनेशंस नहीं जानोगे, डेफिनेशन इज लाइक अ की वर्ड्स। आजकल आप लोग बोलते हो ना की वर्ड्स, हाँ, गूगल क्या बोलते हैं? की वर्ड्स, ठीक है। तो डेफिनेशन जानना मानी की वर्ड्स जानना, इसको ऐसे भी बोलते हैं, जार्गन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जार्गन। जार्गन माने सर एक एक नाम बोले जा रहे हो और उसका मतलब बोले जा रहे हो, हाँ सर, टेक्निकल वर्ड्स, वर्ड्स और टर्म्स।
हर सब्जेक्ट को पढ़ने का या समझने का कुछ अपना लैंग्वेज होता है। कोई भी सब्जेक्ट, आप इनकम टैक्स पढ़ोगे उसका कुछ अपना लैंग्वेज है, आप जीएसटी पढ़ोगे उसका भी अपना कुछ लैंग्वेज है, अकाउंट्स का अपना कुछ है, आप कॉमर्स स्ट्रीम छोड़ के साइंस में जाओगे, केमिस्ट्री का अपना कुछ एरिया है, बायोलॉजी का अपना है, फिर फिजिकल साइंस का अपना है ना। फिर आपका मैथमेटिक्स का अपना कुछ एरिया है। आप आर्ट्स पढ़ने जाओगे, है ना, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी या बंगाली ही, जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट बेस होगा उसके कुछ टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल वर्ड्स होगा। ठीक है। तो की डेफिनेशंस के बारे में कॉन्सेप्ट इज लाइक कि की डेफिनेशंस को ऐसा नहीं कि डेफिनेशंस हमें मार्कअप कर रटना है, इट्स नॉट लाइक दैट। डेफिनेशंस को जानना है, सेक्शंस को थोड़ा याद रखना है, एग्जाम में जरूरत पड़ने से मेंशन करना है, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि भाई हमें इनकम टैक्स समझने के लिए ये एरिया को कवर अप करना है, और इस तरह का चीजों के बारे में प्रॉपर वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो हमको समझ में नहीं आए कि कहना क्या चाहता। फिर स्टेप्स टू कंप्यूट, ये तो रिसेंटली अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, टोटल इनकम का क्लास किया था, अगर जो लोग टोटल इनकम कैलकुलेशन सिखाए थे ना, अगर वो क्लास किसी ने किया है ना, तो उनको ना काफी हेल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वही वाला बात है कि टोटल इनकम में मैं थोड़ा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कराया था। यहाँ पर मैं एडवांस क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा, पर स्टेप्स सेम टू सेम सिखाऊंगा, और साथ में स्टेप्स के साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, नॉट एडवांस क्वेश्चन बट बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट इज सेम। ठीक है। टोटल इनकम क्या होता है, वो जब सारा चैप्टर्स हो जाता है तब टोटल इनकम जनरली करवाया जाता है, और बेसिक्स में हम आपको सेम टू सेम स्टेप सिखाएंगे बट विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, विद बेसिक एग्जांपल्स एंड बेसिक कैलकुलेशन। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा सर, एज पर जैसे करेंटली हमारे देश में जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चल रहा है इनकम टैक्स में, ये बहुत वाइटल पॉइंट्स। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि हर, अब क्या है ना, हर हर प्रीवियस ईयर में टैक्स रेट चेंज हो जाता है। तो आपको ना हमेशा इनकम टैक्स में अपडेट रहना चाहिए, इनकम टैक्स में आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि सरकार क्या रूल न्यू ला रहा है, क्या कुछ चेंजेस लाएंगे। जैसे अभी जनवरी तक का तो मोटा मोटी जो पुराना चल रहा है वही है, पर जो लोग मई 2026 में एग्जाम में बैठेगा, ठीक है, मई जून 2026 में, उनके लिए कुछ नियम चेंज हो जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, अभी अपडेट नहीं दे रहा हूँ, जैसे टाइम आएगा मैं जरूर बता दूंगा कि 2026 जून एंड ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट का इनकम टैक्स प्लान थोड़ा चेंज हो गया। पर जनवरी तक का जो एग्जाम है उसके लिए अभी भी जो चल रहा था वही है। ठीक है। 24-25 में जो चला था प्रीवियस ईयर में था, और 25-26 का जो रूल चल रहा था, मैंने जो करंट जो सितंबर के एग्जाम का जो था वही वाला, मई मई 25 का एग्जाम का जो था वही वाला, मैंने मई जून 25, सितंबर 25, ठीक है, दिसंबर 25, 26, 25 एज वेल एज जनवरी 25, जिसका जो भी है, किसी का दिसंबर में होता है, किसी का जनवरी में होता है ना, किसी का सितंबर में भी हो रहा है, मई जून में हो रहा है। तो उनके लिए अभी भी रूल नहीं बदला, जनवरी तक का रूल तो सेम ही है, पर जनवरी के बाद से रूल बदलेगा। ठीक है। टैक्स रेट में बदलाव आ जाएगा। सर अभी बोल दो, अरे बोलेंगे सर, अभी क्यों माथा खराब कर रहा है। अब जो लोग मई जून का सोच के रखे हैं ना, बोले सर अभी बोल, अरे ठीक है, कोई बात नहीं सर, आराम से बोलेंगे, टाइम है, ठीक है, तब तक और एक बार टैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। ठीक है। साहब इलेक्शन में तो 24, 25, 25, 26 क्या होता है सर, इनकम टैक्स का सिस्टम कुछ ऐसा है कि इसको मैं ऐसे बोलता हूँ सर, प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में कमाओ। मैंने सरकार ने सिस्टम को ऐसा रखा है कि पिछले साल कमा लो और इस साल पे कर। जैसे अभी 25-26 चल रहा है, जो कि चालू हुआ था 1 अप्रैल 2025, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026। ठीक है। अब ये है असेसमेंट ईयर। एसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वाई, ए वाई मैंने असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मैंने कैलकुलेटिंग, एसेस का मतलब होता है कैलकुलेशंस। ठीक है। जी एसेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सर ये 25-26 में एसेस करेंगे किसका, कौन सा इनकम एसेस करेंगे ना, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जैसे कि 24-25। तो 24-25 में हम जो इनकम करते हैं उसका असेसमेंट करके टैक्स पे करते हैं 25-26। इसको इसीलिए मैं इसका एक कविता बनाया खुद से
कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में, दिस इज द ट्रेडिशनल मोड। इसी तरह से इनकम टैक्स पेमेंट सरकार के घर पे होता है। सर एक्सेप्शनल है क्या? हाँ सर, वो मैं यहाँ पर दिया नहीं, बट रिसेंटली अगर किसी ने मेरे पास एडवांस टैक्स का क्लास किया है उनको पता होगा कि एडवांस टैक्स में कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाता है ना सर, कि वहां पर प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर पे नहीं होता, करंट ईयर का टैक्स माने असेसमेंट ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में ही पे करना पड़ेगा। माने 25-26 में आप जो भी कमा रहे हो ये टैक्स आपको 25-26 खत्म होते होते पे कर देना चाहिए। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000 होता है तो आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। मैं अभी एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट में और जा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी भी बेसिक में बात कर रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना, ज्यादा कंफ्यूजन सही नहीं है। खिचड़ी नहीं पकाना है, खिचड़ी पका सकते हैं लास्ट में जब हजम करने लायक हो जाए। खिचड़ी थोड़ा क्या होता है जानते हो ना? खिचड़ी खाए हो आप लोग कभी? आप लोग सब बिरयानी वाले हो खिचड़ी नहीं खाते हो? खाते हो खिचड़ी? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इन रेनी सीजन। ठंड में भी अच्छा लगता है बट रेनी सीजन में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जब बहुत जोर का बारिश हो। ठीक है, खिचड़ी मजा आ जाता है सर। खिचड़ी, आलू दम, बेगुन भाजा, आलू भाजा, जो अंडा खाते हैं अंडा भाजा, हम नहीं खाते बट जो खाते हैं अंडा फ्राई करके, बस एकदम। और उसको अगर तुम थोड़ा सा क्या बोलते हैं बेगुनी बना लो, बेगुनी जानते हो आप? हाँ, तो बेगुन को, ब्रिंजल को फ्राई करते हैं बेसन वेसन डाल के, मजा आ जाता है, क्रिस्पी। किसके मुंह में पानी आ रहा है? हमको तो आ रहा है, आप लोग का पता नहीं। दुर्गा पूजा में खिचड़ी खाया आपने? सब हाँ, प्रदीप क्या बोला तुमने? भूख लगना शुरू हो गया था। भूख लगना शुरू हो गया दुर्गा पूजा में खिचड़ी खाया किसी ने? मैंने आजकल क्या है ना, बच्चा लोग बिरयानी खाता है इसलिए हम ज्यादा खिचड़ी का बात बोलने से कि पता नहीं किसको समझ में आएगा। बिरयानी दुकान में लाइन देखते हैं, खिचड़ी दुकान में लाइन देखे हो कभी? हम तो नहीं देखे समय तो वेजिटेरियन हूँ, लाइक कलकत्ता में बहुत वो प्रॉब्लम होता है मुझे खाना ढूंढने में। कलकत्ता में थोड़ा सा ज्यादा नॉन वेज मिलता है सच, लेकिन मिलता है, वेज मिलता है, ऐसा बात नहीं। हम तो भेजे, सब हमको तो मिल जाता है सर। तो मेरे मेरे से आके कांटेक्ट करना ठीक से, मैं बता दूंगा कहाँ वेज अच्छा मिलता है। ठीक है सर। हम ढूंढ लिए सर वेज ऐसे। हाँ, वेज में वैरायटी थोड़ा कम है, बंगाली जो खाने का कॉन्सेप्ट है उसमें वेज वैरायटी बहुत होता है, बट क्या है ना, वो वहाँ पर नॉनवेज भी बहुत मिलता है, यही है। बट यहाँ पर बहुत मिलते हैं नॉन वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हम तो जहाँ जाते हैं पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ कहाँ वेज का क्या अच्छा मिलेगा, आराम से। अगर देखो सो ये सब बताएंगे सर अभी धीरे धीरे, चलो। अच्छा, पॉइंट्स एंड पिटफॉल्स, ये एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए क्या क्या याद रखना है उसका एक मैं समरी बनाया, आगे बताते हैं। ओके, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखो कैसे है। सबसे पहले देखो फाउंडेशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मैं स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द प्रिंसिपल स्टैट्यूट गवर्निंग द लेवी। लेवी माने एक वर्ड है लेवी, लेवी का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, लेवी का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, गवर्निंग द लेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शंस एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। माने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये लॉ, स्टैट्यूट माने क्या होता है? स्टैट्यूट माने रूल्स। ठीक है, प्रिंसिपल रूल्स गवर्निंग द लेवी माने किस चीज पे टैक्स लगाना है, लागू करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को कितना पावर देना है, कलेक्शंस करने का ताकत देना है, या टैक्स रिकवर करने का पावर देना है सरकार को। ठीक है, वो कहां पर लिखा गया है? 1961 इनकम टैक्स एक्ट। मैंने एक्चुअली क्या है ना, पब्लिक बोल सकता है नहीं हमारा मन करे तो देंगे, मन ना करे तो नहीं देंगे। ना रे बाबा ना, ऐसा बोलने से नहीं होता है कि मन करे तो देंगे, मन ना करे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। सरकार, ऐसे तो देखो सरकार एक नियम बनाया, आप नियम के अनुसार चलो। सर अगर कोई बोलेगा कि हमको इनकम टैक्स के लॉ के बारे में नहीं पता क्योंकि हमने कभी टैक्स पढ़ा नहीं, ना तो मैंने कॉमर्स पढ़ा, ना तो मैंने चार्टर्ड पढ़ा, ना तो मैंने सीएस पढ़ाई किया, ना तो मैंने सीएमए का पढ़ाई किया, तो फिर हमको नहीं पता,
कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, तो हम टैक्स नहीं भरेंगे। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो? हाँ, मेरा बात समझ रहे हो सर? मैं क्या क्वेश्चन किया आपको कि मानो किसी ने कभी इनकम टैक्स के लॉ के बारे में नहीं जाना, और सरकार जब उनको बोलता है कि तुमने टैक्स क्यों नहीं भरा, तो बोलते हैं टैक्स क्या होता है हमको नहीं पता, क्यों टैक्स भरना है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कभी पढ़ाई नहीं किया, हम तो अनपढ़ हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या कोई ऐसा एक्सक्यूज दे सकता है? हाँ, No, sir, law is no excuse. क्या बोला सर आयुष? Excuse. इग्नोरेंस ऑफ लॉ, हाँ वेरी गुड। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है जानते हो? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। वेरी गुड। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला हुआ है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हमें लॉ का पता नहीं या मालूम नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। चाहे आप अनपढ़ हो ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। देश का नियम है, जानना पड़ेगा। बेचारा बन के कहीं नहीं जा सकते आप। The Income Tax Act 1961 is the principal statute governing the levy, administration, collections, and recovery of income tax in India. It consolidates and amends prior direct tax laws. माने इससे पहले जो भी, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस है, माने यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जो भी इनकम करते हैं डायरेक्टली सरकार के घर में जमा करते हैं। जीएसटी, एक्चुअली देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर क्या कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स इज वन ऑफ द मेन डायरेक्ट टैक्स अभी इंडिया में अवेलेबल है। जैसे कि इनकम टैक्स हम जो कमाते हैं उसके हिसाब से सरकार के घर में जमा करते हैं, टैक्स लायबिलिटी चेक कर। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर जीएसटी क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि जीएसटी में बार्डन शिफ्ट होता है। क्या होता है? बार्डन शिफ्ट होता है। जैसे जीएसटी में क्या होता है, अगर आपको इनडायरेक्ट समझाओ ना तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो। जैसे इनडायरेक्ट में क्या होता है, मानो एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, एक कंज्यूमर। कोई प्रोडक्ट पे 100 रुपए का प्रोडक्ट पे 10% का जीएसटी लगाया, तो 100 टका के ऊपर 10 टका ऐड किया और रिटेलर से ये 10 टका कलेक्ट किया, और फिर टोटल 110 टका रिटेलर से लिया। इसमें 10 टका होलसेलर क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा करेगा। बट होलसेलर के पास ये 10 टका क्रेडिट के रूप में रहेगा, इसे आईटीसी कहते हैं। जो लोग जीएसटी का क्लास करते हैं आप लोगों में से सब कोई, उनको पता है कि मैं ये बात बहुत बार जीएसटी में भी करता हूँ। अब रिटेलर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये 100 टका का जो प्रोडक्ट परचेज किया प्रॉफिट जोड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 120 टका प्रॉफिट लगा के बनाया, फिर उसके ऊपर मानो 10% टैक्स लगाएगा, तो 120 का 10% कितना हो जाता है? 12 टका। ठीक है, तो 100 रुपया 120 टका था और उसमें और 12 टका जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट का दाम हो गया 132 रुपया। ये 132 रुपया कंज्यूमर से रिटेलर कलेक्ट करेगा, और रिटेलर ये जो 12 टका टैक्स के रूप में कंज्यूमर से लिया ना, अब ये 12 टका में से जो ऑलरेडी रिटेलर के पास 10 टका का क्रेडिट था वो एडजस्ट करेगा। तो 12 में से 10 एडजस्ट करके अभी सिर्फ 2 रुपया सरकार के घर में जमा होगा। 12 में से 10 माइनस करके सिर्फ 2 रुपया गवर्नमेंट को जाएगा, और किसके माध्यम से? रिटेलर के माध्यम से। किसके माध्यम से सर? रिटेलर के माध्यम से। तो सर यहाँ पर आप एक चीज ख्याल करो कि किसी एक प्रोडक्ट पे जो टैक्स लग रहा है वो बार्डन शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक जन से पूरा टैक्स लिया जा रहा है कि प्रोडक्ट का दाम 100 टका है, कंज्यूमर पूरा का पूरा टैक्स अकेला दे रहा है। नहीं, होलसेलर भी कुछ दे रहा है, रिटेलर भी कुछ दे रहा है, कंज्यूमर पूरा ही देता है, बट अल्टीमेटली बार्डन शिफ्ट होता है। होलसेलर बार्डन रिटेलर पे दे देता है, रिटेलर बार्डन कंज्यूमर पे दे देता है, और कंज्यूमर भी प्रोडक्ट का प्राइस पहले रिटेलर को देता है। मैंने 132 टका में 12 टका टैक्स है, पर ये 12 टका कंज्यूमर गवर्नमेंट के घर में नहीं देता है। हेलो,
ये जो 12 रुपीज का टैक्स है, 120 टका के प्रोडक्ट पे 12 टका टैक्स देके रिटेलर जब कंज्यूमर को बेचता है, तो ये 12 रुपीज का टैक्स कंज्यूमर गवर्नमेंट के घर में डायरेक्टली नहीं देता है, कंज्यूमर इसको रिटेलर को देता है, रिटेलर इसको एडजस्ट करके गवर्नमेंट को जमा करता है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ऐसे डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको जीएसटी में मैं करवाऊंगा, है ना, जीएसटी में भी बेसिक स्टार्ट होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए इसको बोलते हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. लेकिन जब हम लोग इनकम टैक्स का बात करते हैं तब उसमें कोई बार्डन शिफ्टिंग नहीं होता। मिस्टर ए मिस्टर बी पे टैक्स बार्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। हस्बैंड अपने इनकम वाइफ के ऊपर नहीं डाल के बार्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, जिसका इनकम है उसे उसके हिसाब से टैक्स भरना है। दैट इज द रूल। हेलो, है ना सर? अपना अपना इनकम पे टैक्स भरो, इसीलिए तो अपने अपने इनकम पे टैक्स भरो, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जैसे बेसिकली जीएसटी में देखने को मिलता है, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है कि व्हाई इनकम टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो पहले क्या होता था, इट कंसोलिडेटेड एंड अमेंड्स प्रायर डायरेक्ट टैक्स लॉज इंक्लूडिंग सुपर टैक्स। कभी एक सुपर टैक्स बोल के भी कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसे डायरेक्ट टैक्सेस का ही पार्ट था पुराना, ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट उसको सुपर टैक्स बोलता है। इट इज अ चार्जिंग स्टैट्यूट, माने कहने का मतलब है कि पुराना जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, सुपर टैक्सेस है, सब कुछ अमेंड होते होते आज का इनकम टैक्स तक हम लोग पहुंचे हैं। इट इज अ चार्जिंग स्टैट्यूट। अगेन स्टैट्यूट माने रूल्स, लॉ। इनकम टैक्स इज लेवाइड only because the act says so. One cannot be taxed except under the provision of the act. माने अगर कोई मैटर्स इनकम टैक्स एक्ट में बोला नहीं गया है तो सरकार क्या, सरकार का बाप भी किसी से बिना कारण का या बिना रूल में लॉ में लिखा हुआ मैटर्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। सर सरकार का बाप कौन है? सर मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोला। मेरा कहने का मतलब इतना था कि जब तक कोई मैटर कि ये वाला टैक्स किसी से कलेक्ट करना है, इससे इतना टैक्स लेना है, अगर वो लॉ में लिखा नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट के एक्ट में लिखा नहीं है, तो सरकार उस इंसान से किसी भी तरह का टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकती। उस पर्सन से, उस बिजनेस से, उस इंडिविजुअल से नहीं कर सकती जब तक एक्ट में लिखा नहीं रहे। इसीलिए क्या बोला, इट इज अ चार्जिंग स्टैट्यूट। इनकम टैक्स इज लेवाइड ओनली बिकॉज द एक्ट सेज सो। एक्ट ने बोला तो लगाएंगे। सर एक्ट गलत भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग जानते हो सर, रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म आया। हेलो, Yes, sir. चारों तरफ बात चल रहा है ना? इवन उसका मजा भी बहुत लोग लेना चालू कर दिया। शॉपिंग मॉल में भी भीड़ हो गया, गाड़ी कंपनी का भी सेल बढ़ गया, है ना? तो जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी 2.0 बोल के आया है। सर पहले जैसे मैं कार का बात कर लेता हूँ आपसे, कार में पहले बहुत सारे कार में 28% जीएसटी होता था, उसमें भी 18% जीएसटी है। तो पहले जो 28% सरकार जीएसटी चार्ज करता था कार में, आज उसमें 18% जीएसटी चार्ज कर रहा है। तो पहले गलत कर रहा था कि अभी गलत कर रहा है? बोलो, क्या गवर्नमेंट ने अपना गलती सुधारा? सर देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट, है ना? देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ गलती। सरकार को जब लगा 28% लगा दिया, सरकार को जब लगा 18% कर दिया। किसी चीज में 18% जीएसटी था या 12% था, उसको 5 में कर दिया। किसी किसी चीज में 5 था, उसको 0 में कर दिया। सरकार को लगा कर दिया। पहले 3-4 जीएसटी होता था, अभी बस 2 ही रेट बचा है, 18 एंड 5। 12% भी एबोलिश हो गया, अभी सिर्फ 2 जीएसटी रेट है। और सीन गुड्स होगा तो 40%, सीन एंड लग्जरी। ये बस रिसेंटली आया है, रोल आउट भी हो गया। आपकी किताब में अपडेट नहीं हुआ है, बट रियल लाइफ में अपडेट हो चुका है। अब सरकार कर लगा रहा है, पहले इतना सारा 28, 12, 18, 5 इतना सारा टैक्स रेट बना के रखा, अभी सिर्फ 2 सेम गुड्स मिला के 3, मेनली 2 गवर्नमेंट को लगा कर दी। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ गलती।
वही इसलिए तो बोल रहा है कि इट इज ए चार्जिंग स्टैट्यूट. इनकम टैक्स इज लेवाइड ओनली बिकॉज द एक्ट सेज, बट वन कैन नॉट बी टैक्स एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. समझे सर? इट इज ए सेंट्रल. हाँ बोलो सर. सर एक्ट और रूल्स में डिफरेंस क्या है? सर एक्ट और रूल्स में डिफरेंस ये है कि एक्ट एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है और रूल्स बाद में एड ऑन होता है. ठीक है. एक्ट जब बनता है तो जैसे जनरली जब कोई जैसे इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, अब एक्ट को जब बनाया गया जैसे अभी जीएसटी एक्ट कब आया? 2017 में लेटेस्ट में आया. इनकम टैक्स फिर भी पुराना है. जीएसटी 2017 में न्यूली डेवलप हुआ. तो 2017 में जो जीएसटी एक्ट बना 2016 में बन चुका था, 17 के जुलाई से चालू. तो समय समय में जब कोई एक्ट बनता है तो एक्ट एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है. जैसे कंपनीज एक्ट 2013. अब एक बार एक्ट बन जाए तो उसमें सारा चीज ला दिया जाता है. उसके लिए पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस. ठीक है, माने राज्यसभा लोकसभा. और फिर बाद में प्रेसिडेंट का एसेंट होता है. तो अपर हाउस में लोअर हाउस में तुमको डिसीजंस पास कराना. अपर हाउस लोअर हाउस में डिसीजंस पास कराओगे, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा. तो फिर पहले तो बिल निकाला जाता है. बिल बोलते हैं कि कोई भी मैटर्स को बिल निकालो, फिर उसको लोग पढ़ते हैं. पढ़ने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग उसको रीड करते हैं, फिर अपना अपना वोट देते हैं. अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हाँ बोलता है तो वो मैटर्स एक्ट में बदलता है. रूल्स इज नॉट लाइक दैट. रूल्स कंपेरेटिवली थोड़ा माइनर चेंजेस होता है काफी, और रूल्स एक्ट के साथ ही पैरेलली काम करता है. रूल एक्ट के साथ पैरेलली काम करता है. एक्ट एक कंप्लीट आइडिया है, रूल उसका एक एडिशनल हो सकता है. अगर कोई बात एक्ट में बोला नहीं गया था तो बाद में रूल बना के हम उसमें एड ऑन कर सकते हैं. इशूटा हो जाएगा सर? मतलब सर रूल्स में बोला जाता है कैसे करना है एक्ट को, और एक्ट में बोला जाता है मतलब क्या करना है. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि रूल्स में बोला जाता है कि क्या करना है. जैसे मान ली 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट हुआ था, फिर 1962 में इनकम टैक्स रूल भी आया था. ठीक है, तो एक्ट माने आईन, एक्ट কথার মানে আইন, और रूल কথার মানেও তো আইন, মানে কথার মানেটা কিন্তু অলমোস্ট সেম. तो एक्ट और रूल में एज सच कोई फर्क नहीं है अगर इंग्लिश वाइज देखो तो. लेकिन प्रैक्टिस में कैसे होते हैं कि किसी भी चीज को एक्ट हम लोग तब बोलते हैं जो कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है. रूल माने बीच बीच में अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो हम लोग उसको रूल बना के एक्ट के अंदर डालते हैं. इट्स काइंड ऑफ दैट. बट ऐसा माने ऐसा नहीं मतलब कि सर एक्ट कांट बी चेंज. एक्ट कांट बी चेंज ना এরকম বলা যায় না कि एक्ट चेंज করা যায় না. বড় 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 চেঞ্জেস হলে করতে হয়, অ্যামেন্ডমেন্ট আছে তো. অ্যামেন্ডমেন্ট আছে তো, অ্যামেন্ডমেন্ট কি আছে না, চেঞ্জ করা যায়. মানে বেসিক্যালি অ্যাক্ট একটা ওভারঅল আইডিয়া. ঠিক আছে, অ্যাক্ট একটা ওভারঅল আইডিয়া, আর রুল হচ্ছে ওর একটা পার্ট বা পরে কোনো মানে একটা মেজর চেঞ্জেস. ঠিক আছে, তাহলে আমরা সেটাকে অ্যাক্ট বা রুলের মধ্যে বলতে পারি. ঠিক আছে, আমি লয়ের ক্লাসে এটাকে আরো ভালো করে বলবো. ঠিক আছে, ওকে স্যার. লয়ের ক্লাসে আমি এটাকে আরো ভালো করে এক্সপ্লেন করব. ঠিক আছে, মোটামুটি দুটোই মানে ইনকাম ট্যাক্সের অ্যাঙ্গেল থেকে যদি ভাবিস দুটোই কনসেপ্ট, দুটোতেই একই কথা লেখা থাকে অলমোস্ট. মানে মানে যদি রুলে কিছু বলা থাকে তো সেটাও এক্স্যাক্টলি অ্যাপ্লাই করতে হবে. এই হচ্ছে ব্যাপার. বাকি আমি ব্যাপারটা আরো ডিটেলসে ল ক্লাসে ডিসকাস করব. মানে আমি তোকে যেটা বারবার বলতে চাইছিলাম সেটা আর কিছু না. মানে ধর একটা অ্যাক্ট, যেমন ধর ইনকাম ট্যাক্সের একটা অ্যাক্ট আছে. ঠিক আছে, আর ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টে কিছু চেঞ্জ করতে হবে বা কিছু অ্যাডিশন করতে হবে. তাহলে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের মধ্যে কিছু চেঞ্জ করতে হবে, কিন্তু অ্যাক্টটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না. তাহলে আমাকে কিছু নতুন রুল বানাতে হবে. তাহলে আমি কোনো একটা ইনকাম ট্যাক্স রুল বানিয়ে সেটাকে অ্যাক্টের মধ্যে আমি অ্যাড অন করতে পারি. অ্যাক্ট অ্যাক্টই থেকে যাবে, অ্যাক্ট চেঞ্জ হবে না. बट द रूलটা পরে এসছে. रूल मे बी 1962 में आया.
ठीक है, मे बी 1965 में आया, तो तुम रूल बना के उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। वी कैन से दैट कि एक्ट रूल इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ एक्ट, ऐसा बोला जा सकता है। मैंने एक्ट बड़ो रूल অত বড় হয় না, রুল ছোট হয় খানিকটা এরকম। কিছুটা বুঝতে পারলি তো? हाँ सर। अच्छा, अब आगे देखो सर, जैसे ये जो इनकम टैक्स चार्ज करने का पावर किसके पास होता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर सकता। इसको अगर मैं, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ममता दीदी आपसे इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते। आपसे इनकम टैक्स कौन चार्ज करते हैं? क्योंकि मोदी है। मोदी जी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा है, पीएम। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है वो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है इनकम टैक्स चार्ज करने का। स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स चार्ज करने का कोई पावर नहीं होता है। समझे आप? पर जीएसटी में ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन रूल्स, जो जीएसटी या वैट स्टेट के पास पावर होता है, पर इनकम टैक्स स्पेसिफिकली सेंट्रल। समझे आप? सो बिग 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 डिफरेंस बिटवीन जीएसटी, वैट और इनकम टैक्स। वैट का स्टेट के पास भी पावर होता है। जैसे रिसेंटली ममता दीदी बहुत गुस्सा हो गया, जो जीएसटी कम हुआ ना, तो जीएसटी कम होने पे सेंट्रल को भी पैसा कम मिलेगा, तो स्टेट को भी पैसा कम मिलेगा। अब ममता दीदी बोल रहे हैं कि हमारा पैसा कम हो जाएगा, लेकिन ठीक है, पब्लिक को सुविधा मिलेगा, हम कुछ बोले नहीं। अरे क्या बोलेगा तुम? हाँ, तुम बस लोगों को फ्री वाई देते रहो। तो पॉइंट इज दैट ये जो जीएसटी रिफॉर्म आया ना, जिसमें जो जीएसटी कम हुआ, जिसका बेनिफिट पब्लिक को मिल रहा है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को काफी लॉस हो। सेंट्रल को तो लॉस होगा ही, स्टेट को भी लॉस होगा, बिकॉज जीएसटी का डायरेक्ट हिस्सा, आधा हिस्सा स्टेट को मिलता है। अच्छा, जीएसटी का स्टेट का भी अलग जीएसटी लॉ होता है। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर भी होते हैं, वो चाहे तो चेंज कर सकता है। वैट का अलग लॉ होता है। वैट अभी भी कुछ प्रोडक्ट में लगता है ना, जो जीएसटी में नहीं आता, जैसे दारू में, पेट्रोलियम्स में। वो स्टेट के पास आज भी पावर है। वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट लॉ लागू होता है, जिसके कारण अलग अलग स्टेट का पेट्रोल डीजल का दाम अलग होता है ना सर? दिल्ली का पेट्रोल का रेट और कोलकाता का पेट्रोल का रेट या मुंबई का पेट्रोल डीजल का रेट सेम होता है क्या? हाँ, सर इधर 101 है। कहाँ पर? सिक्किम में? यस सर, सिक्किम और में हम लाइक नामची में तो देखा था। 101, और सर हमारे यहाँ पर स्टेट में भी शायद वैरी 100। करेगा सर? हाँ, एक स्टेट के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट में आता है ना सर, डिस्ट्रिक्ट में भी वैरी करता है प्राइस, और नहीं इज नहीं, इट लाइक डिस्ट्रिक्ट में तो वैरी नहीं करना चाहिए, स्टेट वाइज होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट नहीं वाइज वैरी होगा ना? करना, नहीं वैरी नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो कि सिक्किम का कुछ ऐसा रूल है कि नहीं, बट डिस्ट्रिक्ट वाइज तो वैरी नहीं करना चाहिए जनरली। स्टेट वाइज होता है। जैसे वेस्ट बंगाल का पेट्रोल का रेट और सिक्किम का पेट्रोल का रेट चेंज हो सकता है, बिल्कुल होगा। यस सर। डिस्ट्रिक्ट वाइज का मुझे नॉलेज नहीं है। वेस्ट बंगाल में तो ऐसा नहीं है। तुम सिलीगुड़ी में भी जो रेट में तुमको पेट्रोल मिलेगा, मिदनापुर में भी वही रेट में मिलेगा, कोलकाता में भी सेम रेट में मिलेगा। सिक्किम में क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो जाता है? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर वैसे तो पता नहीं, आई वाज जस्ट आस्किंग सर, लाइक अच्छा, वैसे होता है बोल के। नहीं हो, लाइक नहीं मैं भी होता है। नोटिस तो नहीं किया वो लास्ट टाइम में। नहीं हाँ, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लास्ट टाइम में जब भाड़ा नहीं स्टेट गया है, था। स्टेट, क्योंकि स्टेट के हिसाब से होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा नहीं होता। हमारे देश में ऐसा नियम तो है नहीं। सही सर। हम्म। तो इसे सेंट्रल इनेक्टमेंट, इसमें स्टेट का पावर। इनकम टैक्स में स्टेट का कोई पावर नहीं, ये बात एकदम कान खोल के समझ लो सर। बट जीएसटी वैट में कई बार स्टेट को अलग से पावर मिलता है। ठीक है, वैट में तो है ही। वैट जितना भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में है। पर मुझे सुनने को मिला है कि जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद स्टेट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्योंकि लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली रेवेन्यू लॉस तो होगा, तो मुझे सुनने को मिला है कि अल्कोहल का दाम बढ़ा दिया गया। क्योंकि जितना लॉस नॉर्मल प्रोडक्ट में सरकार को हो जाएगा, तो उसका भरपाई करने के लिए ममता दीदी ने अल्कोहलिक, जो ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो लिकर होता है ना सर, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर पे
बढ़ा दिया सर टैक्स, क्योंकि सरकार के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, बढ़ा दिया। ठीक है, हो सकता है पेट्रोल पे भी बढ़ा दे, क्या पता। अभी तक तो कुछ बोला नहीं, पेट्रोल पे करने से क्या है ना, हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, यही 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 पॉलिटिशियंस लोग कितना दोगला होता है। कभी अगर सिलेंडर का दाम, गैस सिलेंडर का दाम सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मिनिस्टर्स या स्टेट सीएम हाथ में सिलेंडर का एक सिंबॉलिक इमेज लेके, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नाराबाजी करते हैं, চলছে না চলবে না, हाँ, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে, ऐसा करके बोलता है ना। तो आज जब साधारण मानुष के लिए, साधारण मानुष समझ गए ना आप लोग, आज जब कॉमन मैन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तारीफ करो, अफसोस काय कर रहे हो, हाँ, अफसोस काय कर रहे हो। और इधर पॉलिटिकल नाराबाजी के लिए अगर कभी प्याज का दाम थोड़ा बढ़ जाए, अगर कभी पेट्रोल डीजल का दाम थोड़ा बढ़ जाता है, सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट तो धो देता है स्टेट गवर्नमेंट लोग। लेकिन आज तो सेंट्रल का दाम कम हुआ है, आप देखो स्टेट का कोई पार्टी वाले होते हैं सब चुप। तमिलनाडु में जो बहुत वोकल होता है स्टालिन, बंगाल में दीदी हमारा, है ना, हमारा दीदी मैंने पीसी हमारा, मेरा पापा का दीदी है, ठीक है। तो जो भी स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी होते हैं, सेंट्रल के ऑपोजिशन में, अब कुछ नहीं बोलेगा, अब उनका लॉस दिख रहा है। गजब है, मैंने दिस इज मैंने दोगलापन का लेवल है सर ये। सर और दो चीज भी जीएसटी से हटा दिया है क्या चीज है सर, अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेटिफाइड स्पिरिट। अच्छा, ये दोनों को भी जीएसटी से हटा दिया, हाँ। हाँ ठीक है सर, अब देखो एक चीज, स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द लॉ। देखो लॉ का जो बने, ये टैक्स का जो कंपोनेंट है, ये किस किस चीज से, मैं आपको यही चीज कुछ देर पहले समझा रहा था कि इसका कुछ लेयर है, जैसे कि स्टैट्यूट, एक्ट प्लस सेक्शंस प्लस चैप्टर्स प्लस शेड्यूल्स। ठीक है, देखो मैंने एक एक्ट, मैंने एक स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, किस तरह से टैक्स लॉ को बनाया गया है, या कोई भी लॉ इसी तरह से बनता है, तो इनकम टैक्स लॉ के माध्यम से तुम समझ सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ रिटन लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें अप्रोक्स 298 अप्रोक्स सेक्शंस है, 23 के आसपास का चैप्टर्स करेंट। इसमें रिसेंटली कुछ नेक्स्ट ईयर से कुछ चेंजेस भी आ रहा, मैंने 2026 मई जून के एग्जाम से चेंजेस आ जाएगा, मैं तब उसका चेंजेस बताऊंगा आपको। ठीक है, सेक्शंस में और चैप्टर्स में कुछ कम किया गया है। फिर सेकंड लेयर में क्या है, रूल्स, नोटिफिकेशन, ये क्या है, मैं तुमको फालतू में तब समझा रहा था, नोट में मैंने दिया था, देखो अब तुमको और क्लैरिटी मिलेगा। शुभम तो क्वेश्चन कर रहा था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, अब देख तेरे को समझ में आ जाएगा। तुम लोग भी मुझे फालतू में परेशान करते हो, अल्टीमेटली मैं धीरे धीरे सभी बोलता हूँ, लेकिन पहले ही पूछ लेते हो। अच्छा है, अच्छा स्टूडेंट हो। रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, देखो क्या बोलता है, इट्स एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिफिकेशंस, माने सरकारी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव, माने जैसे कि मानो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन्होंने कोई प्रोसीड्यूर लाया, कोई रूल्स लाया, फाइनेंस एक्ट के माध्यम से न्यूली चेंजेस किया, तो वो रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स भी अल्टीमेटली लॉ का कंपोनेंट बन जाता है। समझ में आ रहा है? एक्ट क्या है, एक्ट, सेक्शन, चैप्टर, शेड्यूल, ये सब क्या है, रिटन लॉ, इसको पहले लिखा गया है, इट्स टोटली रिटन लॉ, जैसे संविधान लिखा गया है वैसा। लेकिन रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स इज नॉट अ रिटन लॉ, इट्स नॉट अ रिटन लॉ, इट्स अ, माने बाद में चेंजेस किया गया, कुछ अपडेट किया गया, जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशंस लाया फाइनेंस एक्ट के माध्यम से, सरकार ही लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लाता है, जो देश को चला रहे हैं, जैसे अभी बीजेपी एनडीए लेड पार्टी है, मैंने बीजेपी इज द प्राइम पार्टी ऑब्वियसली, तो बीजेपी लेड पार्टी का जो गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग एनडीए बोल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी बीजेपी फुल मेजोरिटी में नहीं है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ज्ञान रखिएगा। ठीक है, लास्ट बार जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को मेजोरिटी वोट नहीं मिला था, पिछले जो लास्ट 2 टर्म था मोदी जी का, उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो बीजेपी का सीट मेजोरिटी वाला, बट इस बार ये जो 2024 से जो बना है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसमें ना थोड़ा चेंजेस है। उसमें क्या है, इसमें बीजेपी को मेजोरिटी वोट नहीं मिला, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में
और बिहार का नीतीश कुमार जी, इन दोनों के सपोर्ट में बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम है। इसीलिए लास्ट ईयर जब बजट हुआ था 2024 का, उस बजट में अगर किसी स्टेट को भरपूर बेनिफिट मिला था तो वो था बिहार। नीतीश कुमार मोदी को सपोर्ट करके बिहार के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं मांगा सर, और बीजेपी को देना पड़ा, बीजेपी को देना पड़ा। क्योंकि अगर नहीं देगा और नीतीश कुमार अगर अपना सपोर्ट हटा लेगा तो फिर मोदी और बीजेपी अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा ही नहीं कर सकता था और प्राइम मिनिस्टर नहीं पाता। पर नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया, चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट किया, जो भी शॉर्टफॉल था, और अल्टीमेटली बीजेपी ने सरकार बनाया। लेकिन बदले में बिहार को भरपूर मिला है, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, बिहार को लास्ट बार तो हम लोग ये भी बात थे कि दिस इज नॉट अ इंडिया बजट, दिस इज बिहार। ठीक है, सच में बिहार। चलो ठीक है, हमारा ही एक देश का स्टेट है, काफी मैटर से पिछड़ा हुआ भी है, अभी धीरे धीरे अपवर्ड हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरा डेवलप हो जाए, बिहार का डेवलप होना बहुत जरूरी, पूरे देश का हर एक स्टेट ही डेवलप होना जरूरी है। बट ईस्टर्न इंडिया के एंगल से मैं तो दिल से चाहता हूँ कि बिहार का डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो जाए, क्योंकि ये बिहार एक समय में भारत का कैपिटल हुआ करता था, मगध पूरे भारत को लीड करता था। इसी बिहार से अशोका, इसी बिहार से चंद्रगुप्त मौर्य, इसी बिहार से चाणक्य। तो बिहार का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे हिस्ट्री में। बिहार सॉलिड होना चाहिए, बिहार पिछड़ा नहीं होना चाहिए। ईस्टर्न इंडिया का ना कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा जिस दिन बिहार बदल जाएगा, लिख के रख लो। दरभंगा ही तो छोड़ो, ये मेरा अपना स्टेट, क्या इसके बारे में बोलने से फिर बहुत लोगों को खराब लगता है। नहीं सर, आप बंगाली हो के अपने स्टेट के बारे में खराब क्यों बोलते हो? अरे सर, खराब नहीं बोलते, दुखी होता हूँ, और जो खराब दिखता है वो मैं बोलता हूँ। इसलिए दूसरे का अच्छा मांगते हैं आजकल, अपना अच्छा नहीं मांगते, क्योंकि मैं सुना हूँ कि जो दूसरे का अच्छा ही मांगते हैं उसका भी अच्छा हो जाता है। तो बंगाल का अच्छा हम क्यों नहीं मांगेंगे सर? बिकॉज दिस इज माई होम स्टेट, दिस इज माई मदरलैंड। लेकिन हम बिहारी का अच्छा मांगेंगे, उड़ीसा का अच्छा मांगेंगे, नॉर्थ ईस्ट का अच्छा मांगेंगे, तो अपना भी अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अच्छा कुछ हो नहीं रहा है पिछले 15 साल से। ये दीदी कब जाएंगे आई डोंट नो सर, इसको भगाओ ना रे, मेरा माथा खराब हो रहा है। इनका इनका पॉलिसी देख देख के ना अंदर से इतना घुटन आता है, मैं आपको क्या बताऊं। एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके रख दिया, रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया पूरा। एक भी कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, खत्म है पूरा, अपना अपना पोएट्री पढ़ाते हैं। हाँ, माथा खराब सर। मेरा ना कभी कभी मैं सोचने बैठता हूँ ना, मेरा ना सांस लेने में दिक्कत होता है, मुझे लगता है हम मर जाएंगे सीरियसली। प्लीज कुछ करो सर, हम क्या करेंगे ना, कुछ नहीं, सबको समझाओ थोड़ा, जो भी घर पे है, क्योंकि एक वोट भी इम्पोर्टेंट होता है। हे भगवान, सर आप बीजेपी करते हो? अरे नहीं नहीं, हम देश के हैं, चेंज करो इनको। अच्छा देखो, तो स्टैट्यूट, एक्ट प्लस सेक्शंस प्लस चैप्टर्स प्लस शेड्यूल्स, ये हो गया आपका स्टैट्यूट। फिर आ जाते हैं रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स। आगे केस लॉ, ठीक है, ये भी एक्ट का कंपोनेंट है। जैसे बहुत सारे विषय में ना कभी कभी कोर्ट में केसेस चलता है, तो इनकम टैक्स के विषय में केस हो सकता है, कि हो सकता है सरकार के साथ ही पब्लिक का केस हो, तो कई बार पब्लिक जीतता है, कई बार सरकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीतता है। बट उसमें जो भी डिसीजन होते हैं, चाहे वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे वो डिसीजन हाई कोर्ट से हो, या फिर चाहे वो केस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल से, आईटेट बोलेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, चाहे चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या टैक्स ट्राइब्यूनल हो, किसी से भी कोई भी कोर्ट केस का इंटरप्रिटेशन निकले, वो भी टैक्स लॉ का पार्ट बनता है। इसको बोलते हैं केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंस एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे कि इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, बिजनेस पर्पस, ये सब विषय में ना, मैंने किस चीज को इनकम मानेंगे, किस चीज को रेसिडेंशियल स्टेटस में डालना चाहिए, मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ठीक है, बिजनेस पर्पस क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, आगे आगे डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ ये सब मैटर्स के बारे में ना। केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंस माने केस का जो जुडिशियल प्रेसिडेंस माने जुडिशियरी के माध्यम से
केस लड़के जो नियम या जो निष्कासन आया है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करके भी टैक्स लॉ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है सर, मेरा कहने का मतलब बस इतना सा कि जब आप एग्जाम, क्योंकि हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएमए, सीएस, है ना, तो हमें ना एक प्रॉपर कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सेक्शंस क्या है, रूल्स क्या है, लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या है। अगर बीच बीच में आएगा तो मैं उसका भी आपके साथ बातचीत करूंगा, केस लॉ डिस्कस करूंगा। सीए फाइनल लेवल में या सीएमए सीएस फाइनल लेवल में तो केस लॉ पूछता ही है, बिल्कुल पूछता है। इंटरमीडिएट लेवल में केस लॉज पूछता नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे सवाल है सर। यस सर। सर। एग्जाम में क्या सेक्शंस रूल्स याद रखना है? हाँ सर, रखना है ना, बार बार बोल रहा हूँ, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बीकॉम और सम काइंड ऑफ बैचलर डिग्रीज, बिकॉज हमारे देश में तो बैचलर डिग्री का एजुकेशन क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत खराब है। ऐसे आज मुझे खबर मिला है कि यूके का प्राइम मिनिस्टर जो हमारे यहाँ पर आए ना, तो उन्होंने ना कुछ कितना, यूके का 9 यूनिवर्सिटीज, 9 या 10 ऐसा कुछ, इंडिया में अपना डायरेक्ट कैंपस बनाएगा। अच्छा है, इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज इंग्लिश लोगों का एक चीज जो बहुत ही अच्छा है कि ये लोग काफी एडुकेटेड होते हैं, एटलीस्ट मॉडर्न डे में। तो ये लोग का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, काफी ठीक ठाक है आज के डेट में। तो अगर ये सब यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बनाएगा, तो एक देखो, ये यूनिवर्सिटीज बनाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली स्टूडेंट्स पढ़ाई करेगा, उसके पढ़ाई के बाद ऊपर भी क्वालिटी एजुकेशन क्रिएट करेगा, तो आई थिंक कि अच्छा है। और बदले में इंडिया को भी यूके का मार्केट मिलेगा, है ना। इट्स अ कोलाबोरेशन, इट्स अ कोलाबोरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यूके के साथ इंडिया का एक अच्छा कोलाबोरेशन पे आ रहे हैं, इट्स अ गुड डिसीजन। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि जितना नॉलेजेबल आप बनोगे, जैसे हमारे करंट बैचलर एजुकेशन बहुत डब्बा हो चुका है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो हालत है धीरे धीरे कॉलेज बंद हो जाएगा। कॉलेज मैंने अगर गवर्नमेंट इमीडिएटली, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट का बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन ज्यादातर में स्टेट गवर्नमेंट, कॉलेज स्कूल एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर स्कूल कॉलेज एजुकेशन को अभी भी रिवाइव ना करे, एक्सेप्शनल क्या है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी किसी जगह में पढ़ाई नहीं हो रहा, अगर ऐसा चलता जाए तो कॉलेज एजुकेशन हो ही नहीं करे। तो मैंने स्पेशली बंगाल का हालत तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। यहाँ कॉलेज में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बैचलर एजुकेशन को बेहतर करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम लोग तो प्रोफेशनल्स में हैं। तो प्रोफेशनल्स में तो आपके पास कोई जगह नहीं है, यू हैव टू बिल्ड अ education, you have to get quality knowledge, otherwise you can't pass the exam, है ना। इसलिए सर क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? सर मतलब ये है कि पढ़ाई करने के टाइम पे सेक्शंस याद रखना पड़ेगा, रूल्स याद रखना पड़ेगा, लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या जो केस लॉज है उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, समझे, जो नॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा हटके। करेंटली जो सो कॉल्ड कॉलेज एजुकेशन चल रहा है, यस मैं जानबूझ के बोला सो कॉल्ड, बार बार बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी यही सब पढ़ के आया हूँ सर, बहुत मेहनत से मुझे क्वालिटी एजुकेशन का नॉलेज मिला है, ठीक है। तो ये डब्बा जो चल रहा है ना कॉलेज सिस्टम पे, ये सब खराब, ठीक नहीं है, ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, बहुत बदतर हालत है। ये अल्टीमेटली एक देश का सबसे बड़ा एसेट उस देश का ह्यूमन रिसोर्स होता है। आज अगर चाइना वर्ल्ड में दादागिरी दिखा रहा है ना, या अमेरिका के ऊपर भी चला गया, अमेरिका डर रहा है चाइना से, बिकॉज ऑफ चाइनाज ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर हमें चाइना जितना इनकम करना है ना पर हेड में, तो ह्यूमन रिसोर्स ठीक करना चाहिए। और हमारा गवर्नमेंट अभी भी यहाँ पर पॉलिटिकली लोगों को डिवाइड कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम जात पात, अभी भी हमारा देश में सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बट अगर पब्लिक सही नहीं होगा ना, देश बहुत मुश्किल। क्वालिटी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि करेंटली जो यूके मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर का डील हुआ है, उसमें यूके यूनिवर्सिटीज को इंडिया में डायरेक्ट कैंपस बनाने का जो परमिशन दिया गया है, आई होप कि दिस इज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ऑब्वियसली, क्योंकि यूके यूनिवर्सिटीज क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। गुड डिसीजन, खराब नहीं है।
बहुत अच्छा लगा। और भी अपडेट है, मुझे अभी तक मिला नहीं है, मैं बोलूंगा। हाँ बोलो सर। तो कॉलेज आएगा भी तो लास्ट में तो पैसा ही मैटर करता है सर, हाँ, कॉलेज एजुकेशन में पैसा मैटर करता है, जिसके पास क्योंकि पैसा लास्ट होगा। टाइम में बच में एक वो है ना एमबीबीएस कॉलेज सर, हाँ कुछ आई फॉरगॉट द नेम सर। हम लोग गए थे, मेरा रूममेट है ना दोस्त, हाँ हाँ उसका हाँ। कजन का एडमिशन करने गए थे हम लोग। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव सर। सेकेंड लॉट में देने के लिए कुछ बोल रहा था सर, लाइक दे वर डीलिंग ऑन सम ह्यूज अमाउंट। सर अगर एक्सपेंसिव के पीछे का रीजन बता दे तो फिर अच्छा लगेगा, क्वालिटी क्या देगा वो तो देखना पड़ेगा। मैं किसी चीज के लिए कुछ अमाउंट पे कर रहा हूँ तो मुझे उसके पीछे का थोड़ा तो बताओ भाई, बदले में तुम मुझे दे क्या रहे हो। जैसे मानो पायलट का जो पढ़ाई होता है, एयरलाइंस का जो पायलट बनते हैं, उनको उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है पायलट एजुकेशन देने के लिए। तो अगर पायलट एजुकेशन के लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का खर्चा पड़े तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन है, क्योंकि एयरलाइंस खुद ही बहुत ही महंगा एक चीजें हैं, तो समझ में आता है। लेकिन एक नॉर्मल एजुकेशन से, एक मैनेजमेंट एजुकेशन दे रहे हैं, कोई क्वालिटी नहीं है, फालतू में सिर्फ अपना बिल्डिंग बनाया उसके लिए हमारे से पैसा मांग रहा है, पब्लिक देता क्यों है इनको पैसा? जब रीजन कुछ जैसे ना मिले तो फिर देता जैसे क्यों? जैसे मैं अब जाके देखा था वो कॉलेज सर, इट वाजंट दैट वर्थ इट। वो थोड़ा सेमी फर्निश्ड जैसा दिख रहा था। द कैंपस वाज ह्यूज, बट स्टिल वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं था। इट वाज नॉट दैट वर्थ इट, लाइक आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड सर। ये ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट में कि वहां पर पढ़ने के बाद क्वालिटी क्या मिलेगा। लाइक आईआईटी आईआईएम, अगर अनफेयरनेस भी है, इज नॉट नॉट अ बिग डील, बट आईआईटी आईआईएम से जो बच्चा निकलते हैं, दे आर क्वालिटी स्टूडेंट्स, है ना? तो आईआईटी आईआईएम का फीस भी हाई होता है, 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs फीस होता है, 35 lakhs। लाइक पॉइंट इज दैट कि भाई 35 लाख अगर आईआईएम हमसे ले रहा है तो बदले में हमको जो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, उसके बदले में हमको जो रिटर्न में जो जॉब मिलेगा या जो पोजीशंस मिलेगा, उसका मैंने कनेक्टिविटी है टोटल, ये एकदम पैरेलल है। लेकिन अगर मैं एक 5 लाख 10 लाख का एजुकेशन ले रहा हूँ, पर बदले में मेरे को एक 10,000 का नौकरी भी ठीक ठाक से नहीं मिलेगा या प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मतलब है 10-15 लाख वहां खर्चा कर? पब्लिक शुड डिसाइड सर, ये डिसीजन पब्लिक क्या है, क्योंकि मार्केट में तो एजुकेशन अभी एक बिजनेस हो गया है और लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना बना के पैसा ले रहे हैं। लेकिन आप कोर्स के बारे में जानो, ठीक है, कोर्स के बारे में जानो कि वो कोर्स करने के बाद आपको मौका करना है, ये लैग है एक्चुअली, ये लैग है। बिल्डिंग कच्चा हो फर्क नहीं पड़ता, तुमको पेड़ के नीचे भी पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी वाला होना चाहिए। आई डोंट नो तुमको समझ में आया कि नहीं आया मैं जो बोल रहा हूँ। नहीं सर, लाइक आई एम क्लियर। अच्छा देखो, अच्छा चार्जिंग फ्रेमवर्क की सेक्शंस एंड फ्लो, तो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जानना है, जैसे कि इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बोला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स चार्ज करते हैं पब्लिक से, सेक्शन 4 में बोला गया चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, एस्टैब्लिश इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश द लायबिलिटी ऑफ पर्संस ऑन देयर इनकम, यानी इंडिविजुअल पर्संस को अपनी इनकम पे टैक्स देना है, जिसके लिए सरकार पब्लिक से चार्ज करता है। चार्ज बने कंपलसरी, चार्ज शब्द का मतलब क्या होता है? हो सके तो लिख के रखो। चार्ज वर्ड का मतलब होता है कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी, ये है मतलब चार्ज, कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। लॉ बना के अगर कंपलसरी किसी से पैसा मांगा जा रहा है, टैक्स मांगा जा रहा है या पैसा मांगा जा रहा है लॉ के माध्यम से, तो दैट इज कॉल्ड चार्ज। और इसके बारे में सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है डिफाइंस व्हिच इनकम्स आर इंक्लूडेड, यानी कौन सा इनकम इंक्लूड होगा और कौन सा इनकम इंक्लूड नहीं होगा, एज वेल एज रेसिडेंट कौन होगा, नॉन रेसिडेंट कौन होगा, इसके बारे में भी सेक्शन 5 होता है। फिर आ जाता है हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 14 से लेके 59 हेड्स के बारे में बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट में,
जिसपे 5 इनकम हेड्स के बारे में इनकम टैक्स एक्ट में बात, सेक्शन 14 से लेके 59 के बीच में 5 हेड्स क्या है? सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड एंड अदर सोर्स हेड। इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 14 की से लेके 59 तक के बीच में पूरा कॉन्सेप्ट को बोला गया है। सेक्शंस ऑन एग्जेम्पशंस, जैसे डिडक्शंस एटसेट्रा, ठीक है। जैसे एक सेक्शन 10 आता है, मैं आगे आगे सब डिस्कस करूंगा, ये तो जस्ट एक आज क्या चल रहा है अभी बेसिक्स ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, सेक्शंस के अंदर क्या बोला गया, क्या पावर मिला है सेक्शंस को, ये सब बात में चर्चा कर रहा हूँ आपसे। सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में बात करता है कि देयर आर सर्टेन इनकम जिसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल एग्री इनकम, ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं सेक्शन 10 के बारे में और बात करूंगा। ये सब बेसिक्स नहीं कवर होगा धीरे धीरे, बट आपको आज मैं समझाना की कोशिश करूँ कि सेक्शन 10 के लिए आएगा जिसमें आपको एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में पता चलेगा। जैसे कि एग्री इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। बट ये फुल्ली एग्जेम्पशंस के पीछे भी और भी कर, हाँ बोलो। 35 AD सर, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस वो तो 35 AD हो गया, वो तो चैप्टर वाइज डिडक्शंस का बात तो कर रहा है, वो तो चैप्टर वाइज बात कर रहा है। जैसे वो जो तू जो बोला वो पीजीबी चैप्टर के अंदर है सर, वो 14 to 59 के अंदर आता है, वो हेड्स ऑफ इनकम का पार्ट है। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल इनकम टैक्स का एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल इनकम टैक्स के एग्जाम्पशंस के बारे में। इसलिए सेक्शन किसी चैप्टर के अंदर नहीं आता। सेक्शन 10 इज नॉट कम्स अंडर दी एनी स्पेसिफिक चैप्टर। सेक्शन 10 एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो इनकम टैक्स का सेक्शन है, किसी चैप्टर के अंदर का सेक्शन नहीं। तो सेक्शन 10 जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम पे बात करता है, पेमेंट, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब चीजों में बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन 10 कुछ फुल्ली एग्जाम्प्ट भी होता है, सेक्शन 10 में कुछ पार्टली एग्जाम्प्ट भी होता है। फुल्ली एग्जाम्प्ट में जैसे पॉपुलर है एग्री, पार्टली एग्जाम्प्ट में बहुत सारे हैं जो सैलरी के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको मैं समझा पाऊंगा। और तुमने जो 35 AD बोला तो किसी भी अंदर आता है, तो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आता है, तो दैट्स अ चैप्टर वाइज डिडक्शंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ 80C से 80U, इसमें टोटल इनकम के ऊपर डिडक्शंस मिलता है। सेक्शन 24 ये चैप्टर वाइज है, प्रॉपर्टी पे मिलता है, ये जैसे हाउस प्रॉपर्टी पे होता है। तो तुम जो बोल रहे हो 35 AD, हाँ उससे भी हम डिडक्शंस बोल सकते हैं, बट दैट्स अ, जैसे यहाँ पर सेक्शन 24 भी बोला तो 35 AD भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। 35 AD अगर आप जैसे वो पीजीबीपी का है, सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी का है, एग्जैक्टली। तो सेक्शंस, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, ये सब चीजों के बारे में तुमको नॉलेज लेना है। 80C से 80U ओवरऑल इनकम टैक्स में टोटल इनकम कैलकुलेशंस के बाद डिडक्शंस कैलकुलेशंस के बारे में बात करें। धीरे धीरे मैं सारा चैप्टर वाइज डिडक्शन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। बट मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या है जिसके बारे में आपको मैं बेसिक्स लेवल में ही थोड़ा बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अभी से नॉलेज रखना चाहिए कि कौन सा सेक्शंस में एक्चुअल में क्या बोला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऐसे तो बहुत सेक्शंस है, बट जो इंपॉर्टेंट एरिया है, सेक्शन 4 चार्ज ऑन इनकम टैक्स, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम 14 to 59, sections on exemptions section 10, deductions, overall deductions 80C से 80U and chapter wise like section 24 35 AD chapter wise आ जाए। फिर आ जाता है computations and aggregations, इसमें क्या बोलता है, rules for computing of income under each head, set of carry forward aggregations, ये मैं आगे आगे चर्चा करूंगा। रिसेंट लेवल में आप लोगों में से काफी लोग ये सब चैप्टर्स को पढ़े हो, तो आई थिंक आपको समझने में काफी आसान हो रहा है, सर हो रहा है ना, हमें राइट ना सर? जो लोग रिसेंटली सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टोटल इनकम का क्लास किए हो उनको थोड़ा समझ में आसान लग रहा है ना ये जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। इसीलिए बोलता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं सर आप लास्ट से क्यों पढ़ा रहे हो? अरे सर लास्ट फास्ट कुछ नहीं है, आप पढ़ते रहो, आप देखना मजा मिलेगा आपको। जैसे अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बट अगर किसी ने टोटल इनकम या क्या बोलते हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि अरे बाबा ये क्या चीज है ना, हाँ किस खेत की मूली है। पर जिसने अगर मानो उसने बीच में एंट्री लिया था, बट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ा था, टोटल इनकम पढ़ा था,
तो वो उसको लग रहा है हाँ हमको पता है सर ने बोला है, तो फिर वो आराम से समझ सकता है, बेसिक्स में भी वो समझ सकता है कि वो चीज क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स पढ़ाने के टाइम पे इनकम टैक्स को जानने का दो तरीका होता है, एक बूंद बूंद से सागर और एक होता है सागर सागर से बूंद। ठीक है, तो तुम बूंद को पहचानोगे तो सागर समझ सकते हो, और या फिर तुम सागर देख लो फिर बूंद को पहचानो। जिसने टोटल इनकम पहले कर लिया, सेट ऑफ कैरी फॉर एटसेट्रा कर लिया, वो सागर देख चुका है, अब बूंद को पढ़ रहा है। अब जो बेसिक से चालू कर रहा है उसको मैं बूंद का मतलब बता रहा हूँ कि बूंद बूंद से कैसे सागर बनेगा वो पता चलेगा। तो मैं दोनों तरीके से पढ़ा सकता हूँ, बस आप लोग ओपन माइंड में पढ़ो। आप देखना इनकम टैक्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने कर सकते हो, सब्जेक्ट का एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। एंजॉयमेंट के बिना ये सब चीजों में ना पागल हो जाओ, नहीं तो सिर्फ ना ये लिखा जोखा देख के ना, लिखा जोखा देख के माथा गरम घूम जाता है, लिखा जोखा सेक्शंस माथा खराब करता है, पार्डन हो जाता है। बट यू हैव टू एंजॉय, देश के बारे में सोचो, इट्स ऑल अबाउट योर कंट्री, इट्स ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल, इट्स ऑल अबाउट योर इनकम, इट्स ऑल अबाउट योर सोसाइटी स्टेटस, एवरीथिंग। ठीक है, ये इसी सब चीज से देश चलता है। अगर कोई आपको पूछे क्या पढ़ाई है तो बोलना देश का इनकम का पढ़ाई है। टैक्स रेट, सरचार्ज, सेस, आगे आगे बताते हैं। प्रोविजंस फॉर हाउ मच टैक्स इज लेवाइड डिपेंडिंग अपॉन स्लैब, सरचार्ज एक्सेट्रा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है असेसमेंट का, जो मैं आपको बता रहा था। अपील एंड पेनल्टीज भी होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो अपील कर सकते हैं। सरकार कभी कभी गलती करने के कारण पेनल्टी दिखा मारता है, तो पेनल्टी अगर आपको नहीं देना है तो आप अपील कर सकते हो। फिर आप वहां पर जस्टिफिकेशन करो कि भाई आपने क्यों टाइम पे पेमेंट नहीं किया। प्रोसीड्यूरल एक प्रोविजंस होते हैं किसी भी मैटर को कंप्लीट करने का। टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट होता है, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, टैक्स कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है, असेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, अपील्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब चीजों के बारे में हमें जानना है। सो आपका मेंटल मैप में क्या आना चाहिए? चार्ज, स्कोप, हेड्स, कॉम्प्यूटेशंस, रेट, कलेक्शंस, प्रोसीड्यूर। ये जानोगे तो इनकम टैक्स जान जाओगे सर। तो समझ में आ रहा है? हल्का हल्का बेसिक है ना, थोड़ा थोड़ा करके फिर धीरे धीरे जाओ, थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे आगे जाओ। चार्ज, पहले चार्ज होगा, इनकम टैक्स चार्ज करता है, सरकार के पास पावर कहाँ से आ रहा है। फिर स्कोप कहाँ से चार्ज करेगा। फिर हेड्स, हेड ऑफ इनकम, फिर कॉम्प्यूटेशन, फिर रेट, फिर कलेक्शन एंड फिर प्रोसीड्यूर्स। ये अगर आपको स्टेप पता चले तो फिर इनकम टैक्स समझ में आ रहा है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर? बोलो। কি বোঝা যাচ্ছে না? सर पूरा समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको डेफिनेशंस में क्या क्या डेफिनेशंस या क्या क्या कीवर्ड्स आपको जनरली मैंने बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम हो या ओवरऑल इनकम टैक्स को जानना हो। यू मस्ट नो अबाउट प्रीवियस ईयर। मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर समझा दिया था। जैसे करंटली प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, सेक्शन 3 में बोला गया। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year in which income is assessed. Previous year उसे कहते हैं the financial year immediately preceding the assessment year in which income is assessed. जिस साल इनकम असेसमेंट होते हैं उसके पिछले साल को प्रीवियस ईयर कहते हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया, 24-25 में जो कमाते हैं असेसमेंट ईयर में गवाते हैं। 24-25 में इंसान जो कमाता है 25-26 में असेस करके टैक्स पे करेगा। असेसमेंट ईयर किसे बोलते हैं? द ईयर इन विच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। असेसमेंट ईयर डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, प्रीवियस ईयर पता हो तो ही असेसमेंट ईयर समझ में आता है। बिकॉज 24-25 का इनकम टैक्स पेड 25-26 असेस होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर का नॉलेज ना हो तो असेसमेंट ईयर कैसे समझो? और असेसमेंट ईयर के ऊपर बेस करके ही प्रीवियस ईयर का कनेक्टिविटी आता है। इसलिए इट्स ऑलवेज आइडेंटिफाई प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इन प्रॉब्लम्स। जब भी सामने क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जरूर आपको पता लगाना चाहिए।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपको प्रीवियस ईयर का नॉलेज नहीं मिला तो फिर आप असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे, रेट नहीं लगा पाओगे। कभी कभी क्या करते हैं ना, पिछले साल 2 साल पुराना रेट भी दे सकता है, तो फिर उस साल का रेट का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसा करता है, या फिर अगर पुराना साल का डेटा दे देता है ना तो टैक्स रेट बता देगा कि उस टाइम भी ये रेट चल रहा है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज करेंट प्रीवियस ईयर, व्हाट इज करेंट असेसमेंट ईयर, या फिर क्वेश्चन में अगर थोड़ा पुराना प्रीवियस ईयर या किसी चीज के बारे में बोला है तो उसका क्या करें, यू मस्ट हैव नॉलेज। और क्या जानना पड़ता है इनकम टैक्स में, एसएससी। सर ये कौन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में बोला गया है एसएससी के बारे में। कौन है एसएससी? सर एसएससी कौन होता है, देखो, ए पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस हो रहा है उसे हम एसएससी कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के तहत ये एसएससी के बारे में कहा गया है। सर कौन होता है एसएससी? पर्सन मे बी इंडिविजुअल, जॉइंट फैमिली लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में भी मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैंने नॉट जस्ट हिंदू बाई जात, मैंने धर्म के हिसाब से, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, सिर्फ हिंदू नहीं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इन्हें भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट में रखा गया। सर क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। एक्चुअली सिख फैमिली जिस तरह से अपना सिस्टम चलाते हैं, या सिख फैमिली का जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जैन फैमिलीज का जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स होते हैं, या बुद्धिस्ट फैमिलीज का, इंडियन बुद्धिस्ट का बात करूं, जो रिचुअल्स एंड कस्टम्स होते हैं, दीज आर सेम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। मैंने फैमिली का जो अंदर में जो कल्चर होता है, जो जॉइंट फैमिली बिजनेस का जो कनेक्टिविटी होता है, जो शेयरिंग्स ऑफ एसेट्स होते हैं, दीज आर सेम्स। मुसलमान, क्रिश्चियंस या जो भी और रिलीजियंस के लोग हमारे देश में होते हैं, इनका थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल रूल्स, लॉज एटसेट्रा, पर्सनल लेवल का। तो इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर इस्लामिक कॉन्सेप्ट या क्रिश्चियनिक कॉन्सेप्ट को रखा नहीं। जो जॉइंट फैमिली बिजनेस इंडिया का कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पर्सन को रखा गया, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस है जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है। माने इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, चाचा काका जेठा बोलते हैं ना हम लोग, ताऊ चाचा मिला के बिजनेस करते हैं। मैंने एक माँ बाप का या दो, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे 4-5 भाई है, सब मिलके बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। और उनका जो हेड होते हैं ना, उन्हें कर्ता कहते हैं सर, कर्ता। सर क्या हम लोग यही लैंग्वेज याद रखेंगे? यस, हेड ऑफ द फैमिली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कर्ता। एक्चुअली इनकम टैक्स ये वर्ड यूज किया है, एग्जाम में भी कर्ता पूछेगा आप, हेड ऑफ द फैमिली की जगह क्या पूछेगा? कर्ता। कर्ता इज अ संस्कृत वर्ड, कर्ता इज अ संस्कृत वर्ड। हम लोग बंगाली में भी ये वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाली इज ऑल्सो संस्कृत, संस्कृत से ही बिलोंग किया। अरे मैं पिछले दुर्गा पूजा में ना थोड़ा फाका फाका था ना सर, दुर्गा पूजा में मैंने थोड़ा गाना सुन रहा था अलग अलग स्टेट का। ये जुबिन के माध्यम से, एक्चुअली जुबिन जो ग्रेट सिंगर जो चला गया आसाम का, तो उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज में गाना गाया ना, तो कितना कितना लैंग्वेज में गाना गाया ये डिस्कवर करने गए, तो फिर हमको अलग अलग लैंग्वेज के गाने के बारे में थोड़ा नॉलेज मिला। मैं देख रहा था कि कितना डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज पे मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन, जैसे मुझे इच्छा लगा कि थोड़ा नागालैंड का लैंग्वेज कैसे है जाने, ठीक है। तो ऐसे नागालैंड में इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है रेगुलर वर्ड्स में, और नागालैंड में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। लेकिन नागालैंड का जो ओरिजिनल नगमीज भाषा है, समझ रहे सर, आप लोग गूगल करके या यूट्यूब में गाना सुन सकते हैं, जो ओरिजिनल नागामीज गाना है, इट्स ऑलमोस्ट कनेक्टेड टू बंगाली, हिंदी एंड असमीज। मैंने अगर कोई थोड़ा सा कनेक्ट करेगा तो आराम से समझ सकता है कि नागालैंड का जो कोर लैंग्वेज है क्या बोला। मैंने एक गाना सुना, तुम लोग अगर सुने हो तो मुझे बोला, मोमो गर्ल बोल के मैंने एक गाना सुना, तुम लोगों ने सुना कभी? मोमो गर्ल, इट्स नागालैंड का गाना है,
एनीवन? किसी ने नहीं सुना? सुना नहीं तो सुनना, बहुत अच्छा है गाना, मैंने बड़ा मॉडर्न गाना है। तो उसमें मैं जब सुना ना तो इट्स प्योर, वहां पर बंगाली यूज कर रहा है, पूरा बंगाली यूज कर रहा है, असमीज यूज कर रहा है। ठीक है, अरे बाबा, हमको तो लग रहा था कि नागालैंड का भाषा कुछ और होगा, बट ये तो देख रहा है कि डायलेक्ट ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, आप लोग भी डिस्कवर करो अपने देश को, पता कर लोगे आप लोग कि सब भाषा कितना कनेक्टेड है। मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बोला तो आप लोग जरूर करोगे, मुझे पता है कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर कीड़ा होगा। ओरिजिनल नागालैंड का गाना सुनना, तुमको पता लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बंगाली या असमी रहेगा ना, तुम पूरा समझ जाओ। सिक्किम के लोग भी समझ सकते हैं, जुबिन का पहाड़, जुबिन के किसी का भी सुन सकते हो, जस्ट टाइप करो उसमें कि नागालैंड, ओरिजिनल नागालैंड का सॉन्ग्स, बहुत सारा सिंगर मिलेगा। जस्ट लैंग्वेज सुनना इतना मैच करेगा। ये जस्ट मैंने शेयर किया, मैंने डिस्कवर किया था। एक्चुअली मेरा परसेप्शन था कि नागालैंड का लैंग्वेज कुछ और होता, बट हमको दिखा कि अरे ना 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 ना, ये तो एकदम बंगाली असमीज जैसा ही है। जुबिन का भी एक मणिपुरी गाना सुना मैं, ठीक है, तो उसमें जुबिन मणिपुर में, मणिपुरी का एक कास्ट एक ये होता है, एक सेक्ट होता है, उसको बोलते हैं विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया कम्युनिटी। ठीक है, देखना विष्णुप्रिया कम्युनिटी के बारे में अगर आप लोग जाना हो तो, मणिपुर का बड़ा फेमस कम्युनिटी है। तो मणिपुर का लैंग्वेज को लोगों को मैती बोलते हैं। तो मणिपुर में जो विष्णुप्रिया कम्युनिटी है, उनका जो भाषा है इट्स ऑलमोस्ट बंगाली, लेकिन काफी चेंजेस इज ऑल्सो देयर। बट मुझे सब समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहा है, कुछ एक आध वर्ड्स को छोड़ के मैक्सिमम वर्ड्स मेरे को समझ में आ रहा है। इवन वर्ड्स में जुबिन का ही एक गाना सुना मैंने, क्या जीवो ने मोरो ने बोल के एक गाना सुना, मणिपुरी विष्णुप्रिया सॉन्ग, मैं उसको भी सुना, अरे ये तो बंगाली बोल रहे हैं। फिर 2 मिनट बाद थोड़ा चेंज हो गया, बट मैं काफी सारा लैंग्वेज समझ पा कि बोल क्या रहा है। फिर मैं सोचा कि अरे भाई, देश तो एक ही है, फालतू में हम लोग एक दूसरे को अलग करते हैं। सर मैं भी जुबिन को लेकर सर्च कर रहा था कितना भाषा में गाना गाया है। करना चाहिए 15 सर। लैंग्वेज, 15 या 16 लैंग्वेज होगा। अच्छा देखो, तुम लोग को मोमो गर्ल सुनना, नागामीज गाना, नागालैंड का, बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, बड़ा क्यूटी गाना है। एक लड़की मोमो का दुकान चलाते हैं, उसके दुकान में एक जन मोमो खाने आते हैं, एक लड़का, नागालैंड का ही कैरेक्टर। तो वो लड़का को लड़का पसंद कर गया, मैंने लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो लड़की उस लड़के को प्रपोज कर रहे हैं मोमो के थ्रू से। ठीक है, कि वो मोमो का दुकान चला रहे हैं, तो उसमें उसको मोमो दुकान में आने के लिए बोल रहे हैं और प्रपोज करने के लिए बोल रहे हैं। तो वेरी, इट्स अ वेरी क्यूट गाना, अब सुनना आप लोग। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं मैम के साथ, मैं सामने थोड़ा गा रहा था, मैं बोले क्या गाना है, बोली "ये नागालैंड का गाना है"। बोले तुम पागल हो, बोले हम तो ऐसे ही है, अब छुट्टी मिला है तो कुछ तो छुट्टी का करना चाहिए, कहीं तो बारिश में कहीं जा नहीं पाए तो कुछ तो कीड़ा होता है ना माथा में, ये सब कर रहे थे। अपने बच्चे को सुना रहा था नागालैंड का गाना। वो तो कुछ समझ नहीं पाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुमको सारा भाषा सीखो, भारत का सारा भाषा, इंग्लिश ना भी सीखेगा चलेगा, क्यों, ऑटोमेटिक है, सीख जाएगा, लेकिन भारत का सब भाषा सिखाने का बड़ा मन है, ताकि वो हर भाषा को रेस्पेक्ट कर सके, हर स्टेट के लोगों को अपना समझ सके, और हर जगह में अपने आप को लोकल बना सके, एटलीस्ट थोड़ा बहुत। ये मेरा इच्छा है। क्या है ना, भाषा को लेके हम लोग बहुत मारपीट करते हैं, ठीक है, और भाषा से ही पहचान होता है, लेकिन अगर एक देश के लोग सब भाषा के बारे में कनेक्टेड हो ना, तो मजा आ जाए सर। हम तुम्हारा भाषा जानेंगे, तुम मेरा भाषा जानोगे, कोई किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई किसी को छोटा ऊंचा नीचा नहीं दिखाएगा, क्या अच्छा देश बने। पता नहीं हमारे देश में क्या है, बैंगलोर में, साउथ इंडिया में हिंदी बोलने से मारपीट, हिंदी वाले लोग वहां पर जाके जबरदस्ती हिंदी बोलने के लिए पागल है। हाँ, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के कारण नॉर्मल लोगों को मार रहा है। शाहरुख खान हिंदी में बॉलीवुड का मूवी चला रहा है, उनको कुछ नहीं बोल पा रहा है। ये सब क्या है, ये जो महाराष्ट्र में हुआ है, तुम बताओ, नॉर्मल लोगों को हिंदी बोल रहा बोल के बोला मराठी बोल, हिंदी क्यों बोल रहा है? चलो ठीक है, मैं मान लिया,
लेकिन तुम छोटा मोटा बंदा है उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया, एक उत्तर प्रदेश के लोगों को मार। तो शाहरुख खान भी तो सिनेमा हिंदी में बना रहा है, सलमान खान हिंदी में बना रहे हैं, अमिताभ बच्चन हिंदी में बना रहे हैं, उनको जाके थप्पड़ मारो ना। बॉलीवुड तो हिंदी मूवी बनाता है, उनको नहीं नहीं मार रहा है। मुंबई का मेन इंडस्ट्री है, नॉर्मल लोग को मार रहा है हिंदी में। मराठी क्यों, मराठी बोल हिंदी क्यों बोल रहा है और मारा, तो शाहरुख खान को क्यों नहीं? नहीं, ये सब दोगलापन, फालतू राजनीति, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। चलो, थोड़ा बीच बीच में हम ऐसे बात करते हैं, आप लोग जानते हैं। वापस आ जाओ इनकम टैक्स। पैसिफी कौन हो गया? पर्सन, मे बी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फार्म, कंपनी, एटसेट्रा। सर पर्सन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बताना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सन को अलग से आइडेंटिफाई किया है। सर पर्सन का मतलब क्या होता है? सर इंग्लिश वर्ड में तो पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति विशेष को बोलते हैं, है ना? जैसे ही इज अ पर्सन, पर्सन माने एक पर्सन, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को बताता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर्सन को थोड़ा माने हॉलिस्टिक वे में बोलता है। हॉलिस्टिक माने थोड़ा ओवरऑल, ठीक है? जैसे कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल को पर्सन नहीं बोला गया, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन बोला गया, एक कंपनी को भी पर्सन बोला गया, एक पार्टनरशिप फार्म उसको भी पर्सन बोला गया, उसमें एलएलपी भी आ सकता है, ठीक है? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस को भी पर्सन बोला गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी पर्सन बोला गया, लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन बोला गया। लोकल अथॉरिटी माने जैसे मानो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एक्सेट्रा, ठीक है? तो एओपी, वीओआई, लोकल अथॉरिटी, ठीक है? जैसे नॉर्थ बंगाल में एक होता है ना, नॉर्थ बंगाल का एक स्टेटस है, हमारे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में एक अलग से एक अथॉरिटी है, जिसे बोलते हैं क्या, क्या गोरखा, गोरखा टेरिटोरियल काउंसिल, ऐसा कुछ है। क्योंकि दार्जिलिंग के लोग सब So गोरखा, GTA. हाँ हाँ, वो अभी भी है ना, Yes, so GTA. गोरखा Gorkha टेरिटोरियल Territorial Association. एसोसिएशन, ठीक है? तो उनके पास एक स्पेशल पावर है, उसको स्पेशल फंड मिलता है। एक्चुअली दार्जिलिंग वाले अलग स्टेट का मैंने डिमांड किया था, तो दार्जिलिंग वाले अलग स्टेट का गोरखा लैंड का दावी किया था, तो गोरखा लैंड तो उनको मिलेगा नहीं इतना आसानी से, आई डोंट थिंक कि मिलेगा, अभी कोई चांस नहीं है। तो गोरखा लैंड नहीं मिला, बट गोरखा टेरिटोरियल एक एसोसिएशन मिला, जिसके तहत इनको स्पेशल कुछ सुविधा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी स्पेशल पावर मिलता है, स्पेशल स्पेशल कैटेगरी का सुविधा मिलता है। तो दे आर ऑल्सो एक्ट लाइक अ लोकल अथॉरिटी, ठीक है? गोरखा टेरिटोरियल एसोसिएशन ऐसा करके होता है, ठीक है? तुम गोरखा हो, ये प्रतिम, तुम लोग गोरखा से हो? Sir, मेरा माँ, she's from Darjeeling. अच्छा, तो गोरखा है। Yes, yeah, kind of so. नहीं, हम ऐसे ही पूछ, जस्ट नॉलेज। Yes, sir. माँ दार्जिलिंग से, पापा नेपाल से। No, my father is from Sikkim, sir. अच्छा, पापा सिक्किम से। Hmm. नहीं, जस्ट ऐसे ही पूछा, बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं सर, इनफैक्ट हम लोग दशहरा के टाइम में, पूजा के टाइम में दार्जिलिंग ही जाते थे पहले, अच्छा, पर अभी तो ये रास्ता का वजह से नहीं जा पाया। घर पे ही करना पड़ा सब कुछ। तो includes individuals, HUF, company, farm, AOP, BOI, local authority, artificial juridical person। ये लोग कौन होते हैं सर? ये जो मैं देखो बहुत सारा बात लिखा नहीं है, आप लोग इसको जब नोट डाउन करोगे ना, थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना, ठीक है? या फिर मेरा बात सुनते सुनते भी अगर कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो अलग से नोट बोल के लिखा नहीं रहा हूँ, समझा पे बिजी हूँ, स्टोरी सुनाता रहता हूँ बीच बीच में। लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि घर पे इसका नोट बनाए, खुद का नोट हो। ये नोट तो मैं शेयर कर ही दूंगा, बट अपना नोट होने से बहुत अच्छा है।
आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के अंदर जनरली टेम्पल, ट्रस्ट ये सब आता है। कोई मस्जिद का ट्रस्ट हो सकता है, कोई टेम्पल का ट्रस्ट हो सकता है, कोई चर्च का ट्रस्ट हो सकता है, ये लोग आ जाते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल। ठीक है, तो ये सब हो जाता है पर्सन। इसका मतलब समझ गए तुम? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सन माने कोई इंडिविजुअल्स को पर्सन नहीं बोला। सर इतना सारा क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये सभी लोग किसी ना किसी तरह से इनकम करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी इनकम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अलग से स्कैन माने अपने रैडर में रखना चाहता है। सर क्या टेम्पल ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ता है? सर टैक्स में छूट दे देते हैं उनको, लेकिन उनका इनकम का हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो चैरिटेबल काम करते हैं उनको तो ऐसे ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को तो हम डोनेशन करते हैं ताकि वो चैरिटेबल काम करें। तो चैरिटेबल काम करे लेकिन इनकम का हिसाब तो देना है ना, हिसाब तो देना है, कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता कैसे चलेगा? ट्रांसपेरेंसी इज मस्ट। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब पर्संस के अंदर बोला गया। इनकम, इनकम क्या हो गया 224 में इनकम के बारे गया। प्रॉफिट, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, शेयर के बदले में डिविडेंड मिलता है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट में भी पैसा जाता है, शेयर में कैपिटल गेन आता है ना। तो इनकम माने प्रॉफिट्स, इनकम माने डिविडेंड्स, इनकम माने वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, इनकम माने कैपिटल गेन्स। हर तरह का इनकम को आइडेंटिफाई करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के तहत। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो मैं आगे आगे आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा सर, क्योंकि ये बेसिक एरिया है। तो मैं शॉर्ट में सारा बात को एक जगह में ना जॉट डाउन करने का कोशिश किया, कि अलग अलग सोर्स यूज किया, जॉट डाउन किया, और ताकि मैं आपको एक ओवरऑल बात कर सकूं। क्या ना, किताब बहुत बड़ा है, तो एक शॉर्ट में अगर सारा चीज समझाए तो कैसे समझे। फिर एक कॉन्सेप्ट है जीटीआई, नॉट ए सिंगल सेक्शन बट ए कॉन्सेप्चुअल सेक्शन 5। ठीक है, सम ऑफ इनकम अंडर ऑल 5 हेड्स बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, मैंने 80C से लेके 80U का जो सेक्शंस है, ये चैप्टर 6A के अंदर ये सेक्शंस के बारे में बोला गया है। अब चैप्टर 6A के अंदर 80C से 80U सेक्शंस आता है, ये डिडक्शंस का सेक्शन है। ये डिडक्शन देने से पहले जो इनकम होता है उसे जीटीआई कहते हैं। और वो जीटीआई क्या है? जो भी 5 हेड्स ऑफ इनकम है उनको जोड़ जाड़ के आता है डिडक्शन देने से पहले। फिर आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम और जीटीआई में क्या फर्क है ना? टोटल इनकम में डिडक्शंस आ जाता है, जीटीआई से अब हम लोग डिडक्शंस को माइनस कर देंगे ना। जो भी डिडक्शन सारा नहीं होता, जो भी एज पर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जीटीआई से डिडक्शंस लेस हो जाएगा, 80 से 80U का डिडक्शंस लेस करके जो मिलेगा उसे कहेंगे टोटल इनकम। मैंने चैप्टर 6A का डिडक्शंस यूज करने के बाद जो बचेगा उसे टोटल इनकम कहेंगे। मैंने यू कैन से दैट इज अ नेट। exempt income section 10, इनकम wholly exempt from tax, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। देयर आर सर्टेन अलाउंसेस जो कि wholly होता है, कुछ पार्टली होता है, मैं सैलरी पढ़ाने के टाइम पे बताऊंगा। डिडक्शंस वेरियस सेक्शन 80 सीरीज, इसको 80 सीरीज बोलते हैं, 80C से 80U तक फैला हुआ है। अमाउंट अलाउड टू रिड्यूस ग्रॉस टोटल इनकम, ये सरकार आपके हमारे बेनिफिट के लिए दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिक के बेनिफिट के लिए 80C से लेके 80U का डिडक्शंस हमारे सामने रखा है, ताकि हम अगर कुछ एरिया में इनकम या खर्चा करें तो सरकार बोलते हैं कि आप इसका डिडक्शंस ले सकते हो, ताकि हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो। ठीक है, एग्रीकल्चर और एक हाँ, बोलो। डिडक्शन देता है ना सर एसीजेड का 10AA। अब वो तो सेक्शन 10 के अंदर आ गया, सेक्शन 10 का ही सीरीज है। मैंने सेक्शन 10 मैंने यहाँ पर सेक्शन 10 एंड अदर्स लिखा है ना, इसका मतलब 10 एंड 10 रिलेटेड और भी। मैं यहाँ पर डिटेल्स में नहीं दिया, ओवरऑल बता रहा हूँ, आगे आगे सब एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। ব্যাপারটা বুঝতে পারলি শুভঙ্কর? মানে আমি এখানে যেটা দিয়েছি এটা কিন্তু পার্টিকুলার দিচ্ছি না, আমি এখানে বলছি কি আমরা কি কি ওভারঅল জানি। সেকশন 10 এর মধ্যে অনেকগুলো সেকশন 10 আছে, আমি বললাম না, যেমন 10AA এসিজেড তুই বললি, সেরকম আরো অনেক অ্যালাউন্সেস আছে, সেগুলো সেকশন 10 এর মধ্যে পড়ে, তো সেগুলো আমরা আগে আগে ডিসকাস করি। বাট আমাকে সেকশন 10টাকে ভালো করে জানতে হবে, দ্যাট ইজ দি পয়েন্ট। মানে উই মাস্ট নো দি সেকশন 10 এন্ড রিলেটেড sections properly to understand the exempt income. We must know the deductions properly, and to know the deductions properly we need to understand the 80 series, and 80 series is from 80C to 80U.
यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 80C और 80D मैंने जस्ट लिख किया। एग्री इनकम जिसके बारे में डेफिनेशंस दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में, और एग्री इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया सेक्शन 10 में। देखो दोनों में फर्क है। सर्टेन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, कुछ पार्टली एक्सेम्प्टेड है, कुछ पार्टली इंक्लूडेड फॉर द रेट पर्पस। मैं एग्रीकल्चर जब पढ़ाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। There is a concept of capital asset, there is a concept of transfer of capital asset, there is a concept of capital gain। ये सब चीजों के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, सेक्शन 45 के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में जानना एकदम मैंडेटरी है। ऐसे तो और भी बहुत सारा चीजें हैं सर, बट इतना तो जानना ही है। मैंने जो मैं अभी आपको बेसिक्स लेवल में समझा रहा हूँ, आप इतना समझ के चलो कि ये नहीं जाना तो क्या जाना। ठीक है, और भी है बट ये तो जस्ट मैंने बोलते अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 213 में बोला है। सेक्शन 44 बिजनेस का ही एक सेक्शन है, उसमें अलग अलग और भी सेक्शन 44 के और भी देयर आर लॉट्स ऑफ 44 एरियाज। ठीक है, प्रॉफिट्स गेन फ्रॉम कैरिंग बिजनेस प्रोफेशंस एंड देयर आर मोर सेक्शन 44 एरियाज इन द बिजनेस, 44AB, 44AD, 44AE। अभी मैं जस्ट एक्सेट्रा करके छोड़ दिया। लेकिन बिजनेस इनकम के बारे में कौन से सेक्शंस में बोला गया है, प्रोफेशनल इनकम के बारे में डेफिनेशन दिया गया है 213 में, और अलग अलग और विषय के बारे में सेक्शन 40 में 44 में बोला गया। जैसे हम लोग जब सैलरी पढ़ेंगे तो हमें ना परक्विजिट्स के बारे में जानना है, अलाउंस के बारे में जानना है, प्रोविडेंट फंड के बारे में जानना है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैलरी प्रॉब्लम्स। वेरियस सेक्शंस अंडर सैलरी प्रोविजंस एंड प्रोविजंस। ठीक है, जैसे कि परक्विजिट्स, allowances, provident fund, these are all salary related matters। ठीक है, जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा तब आपको मैं perquisites, allowances, provident fund डिटेल्स में समझाऊंगा एक एक करके। इधर नेक्स्ट क्लास में भी और थोड़ा सा बताऊंगा, अब एक क्लास इनफ नहीं है, बेसिक्स में भी चलेगा। और क्वेश्चंस प्रॉब्लम आएगा ना तो धीरे धीरे समझाऊंगा। फिलहाल वर्ड्स को समझो कि किस एरिया के लिए क्या जानना है। सरचार्ज एंड सेस, ठीक है, कुछ इनकम है, जैसे 50 लाख के ऊपर इनकम जाने से सरचार्ज लगता है। एक रेगुलर सेस कलेक्ट करता है सरकार हमसे 4% एजुकेशन एंड हेल्थ के नाम पे, और किसी का इनकम अगर 50 लाख पार कर दे तो उससे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है। दिस इज द एडिशनल लेयर्स ओवर बेसिक टैक्स। मैं टैक्स रेट चार्ट सब समझाऊंगा, तब सरचार्ज एंड सेस का डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, जिसको सेक्शन 70 से 80 में बोला गया है इनकम टैक्स में। कुछ इनकम का एडजस्टमेंट होता है, लॉसेस को एडजस्ट करना पड़ता है, कैपिटल गेन्स के बिजनेस इनकम को एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ इंटरहेड एडजस्टमेंट होता है, कुछ इंट्राहेड एडजस्टमेंट होता है। आप लोगों में से बहुत लोग ये चैप्टर पढ़ा है, तो इसलिए मैं और बात नहीं कर। रेसिडेंशियल स्टेटस 115BAA कॉन्सिक्वेंसेस, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। VVIP चैप्टर बेसिक्स में ही आता है, जरूर सिखाऊंगा सर। रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं जाना, इनकम टैक्स क्या जाना। समझ में आ रहा है ना कि आखिर कैसे या किस तरीके से हम लोग इनकम टैक्स में अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, जिसके बारे में मैं इतना देर से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ ना एग्जाम्पल्स के साथ बात करूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कैलकुलेशंस के माध्यम से बात करूंगा। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चंस उठाऊंगा और ये पूरा स्टेप्स वाइज सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे कंप्यूट करते हैं इनकम टैक्स, कैसे सिस्टमेटिक अप्रोच से हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। बेसिक नहीं, पहले इजी फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट प्रॉब्लम में जाऊंगा और आप लोग का बेसिक को मजबूत करूंगा। डोंट वरी। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक है। ठीक है, और ये नोट आप लोगों को मैं शेयर करूँ। ओके सर, थैंक यू सर। कल क्लास नहीं हुआ था ना सर? हाँ, कल, आज तो इनकम टैक्स, कल के हिसाब से क्लास। नहीं, कल नहीं हुआ था ना, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बोल रहे थे क्लास होगा। कल फाइनेंस का क्लास हुआ था, तो सुबह का एक्स्ट्रा क्लास जो मेरा शेयर मार्केट फंडामेंटल के साथ होता है सुबह 10 बजे हुआ था। मैं लिंक भी तो शेयर किया था ग्रुप में। सर नहीं, लिंक तो नहीं आया। क्यों? I इनकम टैक्स used it, ग्रुप sir. में, इनकम टैक्स ग्रुप में या फाइनेंस ग्रुप में मैंने शेयर तो किया था। फाइनेंस ग्रुप तो नहीं पता, मैं 2 ग्रुप में हूँ सर, इनकम टैक्स और एक ऑडिट।
अच्छा फाइनेंस Finance ग्रुप में नहीं हो भी है। तो फिर मैं शायद उसको इनकम टैक्स में डाल दिया था। अच्छा तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुमको ग्रुप में डाल दूंगा। Yes, सर इनकम टैक्स ग्रुप में मैं तुमको डाल दूंगा सर, ताकि वहाँ पर ना मोटा मोटी सभी को ही है। Thank you, sir. थैंक यू सर। Good night. Bye, sir. Good Bye, night, sir. sir. थैंक यू सर। Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.